क्या टाइम हो गया? तो बाबूजी ले 10 बजे आएंगे बर्थडे। ला रहे ले आ रहे। तुम बोलते थे 100% डाल दीजिए, ये भी कॉल करेगा और इंडिया की जो कल्ला रहेगा कल्ला रहेगा कोई रहना कंटिन्यू ना। तो मैं तो वैसे तो नहीं करता ही है। सभी को नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम गुरुजी को याद करेंगे। परिमल सभी लोग। ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ और क्लास के आखिरी में फिर आप अनम्यूट करके बात पूछ फिर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है, जैसे कि नाम से ही हम समझे, तो डीप वेन यानी कि जो वेन्स डीप है, जो अंदर की तरफ है, उनमें हो गया है थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस को हम अगर समझे तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है, थ्रोम्बस मतलब कोई ब्लड का क्लॉट। तो थ्रोम्बोसिस की एक प्रक्रिया है जिसमें क्लॉट बनता है, क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझे कि जो हमारी वेन्स होती है, यानी हमारा वेनस सिस्टम जो है, यानी कि जो आर्टरीज यानी जो ब्लड वेस सॉरी जो ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त वाहिका ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाती है, मतलब सभी ऑर्गन से ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ और ब्लड को ले जाती है, उसको हम वेन्स बोलते हैं। ठीक है, वो ब्लू कलर की ही होती है, अधिकतर ब्लू कलर की होती है। अब उसमें वो हमारा जो भी पूरा, अगर हम बात करें वेनस सिस्टम की, तो वेनस सिस्टम में हमारी सारी वेन्स आएगी, और वेन्स मैंने बताया है कि वो रक्त वाहिका जो कि ब्लड को वापस सारे ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती है प्यूरिफाई करने। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है और फिर उसको ऑक्सीजनेट मतलब प्यूरिफाई करने, उस मतलब से उसको CO2 को रिमूव करने के लिए अब वो ले जाती है हार्ट की तरफ।
ठीक है। तो पहले लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आता है, ठीक है। तो वो हमारा वीनस सिस्टम हो गया। तो वेनस सिस्टम में दो तरह की वेन्स होती है, एक तो बोलते हैं सुपरफिशियल और एक बोलते हैं अ, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन। तो अगर हम अपने लोअर लिम्ब की बात करें, तो ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है कि कहाँ हमारी डीप वेन है और कहाँ हमारी सुपरफिशियल वेन है। इस तरह से हमारे पूरे बॉडी में सुपरफिशियल वेन और डीप वेन, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो वेन्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर से स्किन में दिखती है, और कुछ वेन्स ऐसी हैं जो हमारे अंदर की तरफ है, हमारे बॉडी में, मतलब अगर मसल्स के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने हाथ और पैर को देखें, तो हाथ में जो हमारा ब्लू ब्लू दिखता है वो सुपरफिशियल बोन हो गई, वेन्स हो गई। और जो हमें दिखाई नहीं देती अंदर की तरफ है वो हमारी डीप वेन हो गई। तो जैसे अगर ये लेग की बात करें, तो जो लाइट ब्लू कलर की जो वेन्स दिख रही है वो हमारी सुपरफिशियल वेन हो गई, और जो डार्क ब्लू कलर की दिख रही है वो हमारी डीप वेन हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पूरी बॉडी में इस तरह से सिस्टम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो डीप वेन है, जो अंदर की साइड हमारी जो वेन्स है उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया है, उसमें क्लॉटिंग हो गई है, ये हमें नाम से ही समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस अकर्स व्हेन थ्रोम्बस यानी ब्लड क्लॉट डेवलप हो गया है डीप वेन में, ठीक है। अब ये क्यों हो गया है? क्योंकि किसी इंजरी की वजह से, यानी कोई चोट लग गई है, कोई अंदर इनसाइड कोई घाव हो गया है जिसकी वजह से वहां पे ब्लड रुक रहा है, या किसी और वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो जो है स्टॉप हो गया है, धीरे हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे वहां पर ब्लड रुकने लगता है और फिर वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन अधिकतर कहाँ होता है, ये लोअर लैग में, थाइस में और पेल्विस में, हमारे मतलब हमारा नीचे लोअर लिम्ब में हमारा ये अधिकतर होता है, बट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए लोअर लिम्ब का हमारा यानी लेग का एक इमेज दिख रही है, जिसमें ये हेल्दी वेन है। जैसे जब हमने वेरिकोस वेन पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि वेन्स में वॉल्व होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि उस प्रेशर को, उस ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सके, क्योंकि उसे वेन्स में हमें अपोजिट, अगर लेग लोअर लिम्ब की बात करें तो हमें नीचे से ऊपर की ओर ब्लड को बहाना होता है, मतलब वेन्स को नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को बहाना होता है। इसीलिए वहां पर उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए वाल्व होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है, ये हेल्दी वेन है जिसमें दिख रहा है कि रेड रेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और वाल्व दिख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब क्या है कि जैसे थ्रोम्बोसिस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पहले पूलिंग ब्लड, यानी कि ब्लड पहले, पूलिंग मतलब होता है ब्लड एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, यानी ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो किसी भी वजह से ऐसे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ वाल्स के अकॉर्डिंग। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि कोई चोट लगी हो, उधर कोई इंजरी हो गई हो, तो वहां पर धीरे धीरे वो जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया। किसी भी वजह से वाल्व खराब हो गए, या जैसे हमने बताया था कि वेरिकोज वेन में कि नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होने की वजह से वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। अब हम कॉजेज में देखेंगे इसको और अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें फिर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया है, नीचे इस वाले डायग्राम में देखिए जहाँ पॉइंटर है कि फिर वो क्लॉटिंग होना शुरू हो गई, और फिर ऐसे ऐसे फिर थ्रोम्बोसिस, यानी पूरा प्रोसेस जिसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, कि क्लॉट होना शुरू हो गया, और इस तरह से ब्लड फ्लो जो है रुक गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड फ्लो पूरी तरह भी रुक सकता है और पार्शियली रुक सकता है, मतलब हो सकता है कि कुछ एरिया में ब्लड फ्लो रुका, या पूरे उस एरिया में ही ब्लड फ्लो रुक गया, वो डिपेंड करता है उस थ्रोम्बोसिस के साइज पर, टाइप पर, ठीक है, ड्यूरेशन पर, ठीक है। अब ये अब थ्रोम्बोसिस की बात करें कि, तो डीवीटी की बात करें, डीवीटी तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब डीवीटी से कोई नुकसान नहीं है अगर वो, हाँ, अगर आप कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इससे कि कोई जान चली जाएगी, ठीक है। बट अगर ये थ्रोम्बस यानी अगर ये ब्लड क्लॉट घूमता हुआ, ठीक है, और कहाँ पहुंच जाए, हमारे लंग्स में पहुंच जाए, जैसे कि हमने बताया है कि सारा ब्लड कहाँ जाने वाला है, डीप वेन से सारा ब्लड जाने वाला है लंग्स में। तो अगर डीप वेन में कोई क्लॉट बना और वो क्लॉट
घूमते घूमते अगर हमारे लंग्स में चला गया तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब फिर उससे जान भी जा सकती है। तो अगर वो कोई दिक्कत, अगर वो वही पड़ा है, अगर वो हार्ट तक, लंग्स तक या हार्ट तक, मतलब हमारे लंग्स या हार्ट तक कोई ना पहुंचे, कोई डैमेज ना करे, पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो घूमते घूमते लंग्स या हार्ट तक पहुंच गया तो फिर वहां पर हमारे, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, तो फिर वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग अफेक्ट, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कोई डैमेज कर सकता है, मतलब उससे हार्ट जान जा सकती है। ठीक है, ये हुआ डीवीटी के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इस डीवीटी में क्या होगा। सिम्टम्स क्या आएंगे कि स्वेलिंग हो सकती है, फिर धीरे धीरे पेन स्वेलिंग हो सकती है। कई बार क्या होता है कि पता भी नहीं चलता है पेशेंट्स को कि डीवीटी है। जैसे कि लास्ट जब मैंने वेरिकोस वेन्स पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि कई पेशेंट्स को कोई खास पे मतलब 30-40% अगर डीवीटी है, मतलब थ्रोम्बोसिस हुआ है, और पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता कि थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, जैसे ऊपर सुपरफिशियल बोन में तो, वेन्स में तो वहां उनको वेरिकोस वेन हुआ है और अंदर डीवीटी है, तो कई बार पता भी नहीं चलता। ठीक है, जब तक सीवियर सिम्टम ना हो। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, वो फिर प्रेशर बढ़ता है अंदर, और फिर जाके उनको स्वेलिंग रहने लगती है। ठीक है, फिर धीरे फिर जाके स्वेलिंग स्वेलिंग जब बहुत लंबे टाइम से हो रखा है डीवीटी, और फिर वो स्वेलिंग होने लगती है, फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर पेन बढ़ने लगता है, तब जाके उनको मालूम चलता है कि डीवीटी है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि इसमें सिम्टम्स में कि स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में, प्रेशर फील हो सकता है, ऐसा लगता है कि कुछ भारी भारी सा लग रहा है, या फिर वो पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो अगर वेन्स में वहां पर ब्लड रुकेगा, ब्लड क्लॉट रहेगा, तो फिर वहां पर पिगमेंटेशन जैसा दिखना शुरू हो जाता है, मतलब डार्क कलर दिखना शुरू हो जाता है वहां पर। कई बार क्या होता है कि ये जब बढ़ता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग वहां रहेगी और ब्लड फ्लो जो वहां पर होगा ही नहीं उस एरिया में, तो वहां पर अल्सर यानी घाव हो जाता है, जिसको वेरिकोस, जिसे वेनस स्टेसिस अल्सर कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे, मतलब ऐसा, ये को इस वाले इमेज में दिख रहा है कि ये स्वेलिंग है पैर में, यानी कि वेनस थ्रोम्बोसिस है, यानी कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये वेरिकोज वेन टाइप्स का भी है, और अंदर इसके डीप वेन में क्या है, थ्रोम्बोसिस है, और यहाँ पर एक घाव है। तो ये क्या है, वेनस स्टेसिस है, यानी कि वो वेरिकोस वेन और डीवीटी के चलते उसके ये इंजरी हो गई है। अब ये तो है एक इमेज, लेकिन मैं आपको रियल केस दिखाती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे किसी ने पूछा था ये केस, और मेरे को पर्सनली भेजा था वो, उसमें यही ऐसा ही केस है। देखिए, ये पैर का है, और ये उसको घाव हुआ है, ये वेनस स्टेसिस अल्सर हुआ है उसको। और ये पेशेंट जब डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि वेरिकोस वेन्स है, और वेरिकोस वेन्स के चलते आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और ये उसका घाव है। यानी कि उसको ये वेरिकोस वेन और डीवीटी के चलते उसको ये स्टेसिस हुआ है, वेरिकोस स्टेसिस अल्सर हुआ है। ये रियल है, अभी 7-8 दिन पहले ही मेरे को किसी ने ये केस भेजा था। ठीक है, तो अगर किसी के वेरिकोस वेस जैसे सिम्टम है, और फिर ऐसा चोट का निशान, घाव का निशान है, तो वो मतलब है कि वो हो सकता है कि वेरिकोस स्टेसिस अल्सर है, मतलब वेरिकोस वीनस अल्सर है। ठीक है, तो उसको हमें पहले वेरिकोस वेन को इंजरी करना पड़ेगा, अभी हम ट्रीटमेंट अभी देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से होता है वेरिकोस वेनस थ्रोम्बोसिस। आगे चलें, ये मैंने दिखाया कि इस तरह से जैसे हमने वेरिकोज वेन्स पढ़ा था, तब मैंने बोला था कि वेरिकोज वेन्स के साथ बढ़ती है प्रॉब्लम, तो वो अंदर डीप वेन्स में होगा, तो वो उसको हम डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोले। तो कई बार क्या होता है कि दोनों ही चीज हो जाती है। ठीक है, कि बाहर वाली वेन्स में तो हमें दिख रहा है कि डीवी सुपरफिशियल वाली वेन्स में तो हमें दिख रहा है कि उसको वेरिकोज वेन है, और अंदर वो फिर थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है, तो ब्लड फ्लो रुक रहा है। तो क्योंकि सिम्टम, रीजन तो दोनों की एक ही है, वेनस वेरिकोस वेन्स के भी और डीवीटी के भी। ठीक है, तो इस इमेज में दिख रहा है कि ये स्पाइडर वेव है यहाँ पर, यहाँ वेनस वेरिकोस वेन है, और डीप वाली जो वेन्स है उसमें क्या है कि डीवीटी स्टार्ट हो गया है। ठीक है,
तो वही मैं बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या होगा डीवीटी में और सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस में। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। डीवीटी में यहाँ पे डीवीटी बोल रही हूँ, मतलब डीप वेन में थ्रोम्बोसिस बोलेंगे या सुपरफिशियल वेन में थ्रोम्बोसिस बोलेंगे, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। फर्क बस यही है कि बाहर वाली पे होगा तो वो सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, और वो अंदर जो हो गया वो डीप वेन में हो गया तो वो थ्रोम्बोसिस हो गया। दोनों के रीजन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जो सुपरफिशियली वेन्स में, जो मतलब बाहर वाली वेन्स में जो थ्रोम्बोसिस होगा उससे इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो जो वे वो सुपरफिशियली सिस्टम में ही घूमता रहता है, मतलब वो बाहर जो ऊपर वाली जो लेयर्स की जो वेन्स है उसमें ही घूमता रहता है। उस वाले थ्रोम्बस को, यानी उस वाले क्लॉट को हार्ट और लंग्स तक जाने का कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुपरफिशियली ही सिस्टम में घूमता रहता है। जैसे अगर काफी दिन से अगर वो उधर है तो आपको वेज आपको दिख रहा है ना कि भाई पैर पे है, तो आप दिख रहे हैं कहीं ना कभी तो वो डायग्नोस करोगे कि पैर पे थ्रोम्बोसिस हुआ है। या अगर हमारे हाथ की सुपरफिशियली वेन में हुआ है तो आपको दिखेगा कभी ना कभी, तो वो आपको नजर में आ जाएगा, आप डायग्नोस कर लोगे तो उसका ट्रीटमेंट ले लोगे। लेकिन जो डीप वेन में है उसका पता ही नहीं चलता, ठीक है, उसका पता नहीं चला, और पता ना चला, और वो थ्रोम्बस जो है वो एम्बोलस बन के। थ्रोम्बस और एम्बोलस में क्या फर्क है कि थ्रोम्बस मतलब वो क्लॉट बना है कोई वहां पर, और एम्बोलस मतलब वो मूविंग है, घूम रहा है। अगर वो थ्रोम्बस जो है एम्बोलस बन गया, मतलब घूमने लग गया फ्रीली, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ब्लड फ्लो के साथ में, और वो घूमते घूमते अगर आपके लंग्स या हार्ट में पहुंच गया तो फिर वो खतरा कर सकता है। तो सुपरफिशियल वेन का जो थ्रोम्बस है वो कभी भी लंग्स हार्ट तक नहीं पहुंचता, तो वो इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। पर जो डीप वेन का थ्रोम्बस है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि वो कभी भी एम्बोलस बनकर आपके हार्ट तक, लंग तक, इवन ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ये हो गया डीवीटी। अब है सिम्टम्स क्या होंगे, तो जैसे मैंने बताया है कि 30% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते, पता भी नहीं चलता, जबकि वो हल्का है, ठीक है, पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे ऐसे बोलना शुरू करते हैं कि कुछ कुछ भारीपन जैसा पैर भी लग रहा है। लेकिन जब एक्यूट डीवीटी हो जाता है तब सिम्टम आने शुरू होते हैं, कि जैसे लेग्स में स्वेलिंग रहने लगी, ठीक है, अचानक से दिखने लगा कि स्वेलिंग रह रही है पैर में, ठीक है, और पता नहीं चल रहा, और फिर डमनेस रह रही है, पेन रह रहा है, ठीक है, और फिर वहां पर वो जगह एकदम स्वेलिंग फूली हुई है, स्वेलिंग है, गर्म भी है, क्योंकि चलते वहां पर ब्लड फ्लो रुक रहा है और फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहां चल के उसको गर्म भी लगती है वो जगह, ठीक है। डिसकलर्ड है, मतलब वहां पर रेड कलर है, पिगमेंटेशन सा जैसे दिख रहा है, डार्क कलर की दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। तो वो सिम्टम फिर आने शुरू होते हैं, फिर ये एक्यूट कंडीशन में, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गए सिम्टम्स से, ठीक है। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या होते हैं डीवीटी के। तो जैसे मैं अभी बताया था, जैसे हमने वेरिकोज वेन भी पढ़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर कारण इसमें होते हैं डीवीटी के भी। कि सबसे पहला कारण कुछ जेनेटिक हो सकता है, मतलब अगर वेरिकोज वेन भी जेनेटिक होता है, कि इफ अगर फैमिली में पेरेंट्स को है तो आगे जाके बच्चे को हो सकता है, या बच्चे को किसी फैमिली में अगर किसी को भी हिस्ट्री है तो वेरिकोज वेन के चांसेस आगे हो सकते हैं, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डीवीटीवी जो जेनेटिक है, किसी जेनेटिक रीजन की वजह से ब्लड क्लॉट बनने का प्रक्रिया, इसमें आता है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, तो ब्लड सॉरी इसमें बहुत सारे जेनेटिक रीजन होते हैं। अभी हम जेनेटिक रीजन को यहाँ पे लेके नहीं चल रहे, क्योंकि हमें तो फिर काम जेनेटिक पे ही करना है। बहुत सारे जेनेटिक जीन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जो है ये ब्लड क्लॉट बनना की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है और क्लॉट बनता है, ठीक है। तो ये डीवीटी जो है एक जेनेटिक रीजन हो सकता है इसका। और कोई मेडिकल साइड इफेक्ट, जैसे कोई मेडिसिन ली है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कीमोथेरेपी की है आपने, कैंसर के लिए आपने कीमोथेरेपी थेरेपी ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके बाद क्लॉट बनने की प्रोसेस ज्यादा हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपको डीवीटी हो सकता है।
ठीक है। और जैसा भी बताया कि इंजरी है, किसी कभी भी कोई इंजरी हो गई, अंदर चोट लग गई उसके आसपास, फिर वहां क्लॉट बनना शुरू हुआ और फिर वहां पर धीरे धीरे वो सर्कुलेशन हैम्पर हो गया। स्पेसिफिकली लाइक डायबिटीज के पेशेंट्स में जैसे कोई चोट बन गई हो गई, वो हीलिंग उनकी प्रॉपर होती नहीं है, वहां धीरे धीरे क्लॉट बनना शुरू हुआ और फिर वो वहां पे डीवीटी हो सकता है। सर्जरी करवाई है कोई, सर्जरी के बाद क्या ऊपर से तो सर्जरी दिखा दी हील हो गया, लेकिन सर्जरी के बाद अंदर कोई इंजरी रह गई, ठीक है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट ने कोई सर्जरी करवाई है तो वहां पर हम उसको पहले, हमारे पास अगर आता है तो कुछ दिन उसको इंजरी ट्रीटमेंट दो, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो उसने सर्जरी कर दी, वो हीलिंग हो गई, लेकिन हम क्या मानते हैं कि अंदर वो अभी उसमें रह गया है, घाव रह गया है, तो हमें पहले उसको इसलिए उसमें इंजरी ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। तो अगर कोई सर्जरी करवाई है, अंदर कोई घाव रह गया है उसका, उसके बाद वहां पर फिर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो ये भी एक रीजन हो सकता है डीवीटी का, ठीक है। इमोबिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि वेरिकोस वेन में भी बताया था कि अगर बहुत लंबे समय से आप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, मतलब ब्लड का फ्लो नहीं होता है, आप आपकी सिटिंग जॉब है, आप लंबे टाइम से बैठे रहते हैं, या आपकी खड़े रहने वाली जॉब है, जैसे कि शॉपकीपर है, पुलिसमैन है, या फीमेल्स भी जो कि बहुत लंबे समय तक काम खड़े होकर काम करती रहती है, तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ रहता है, तो उससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी वजह से अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है क्लॉटिंग होना वहां पर शुरू हो जाती है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि किसी के अंदर क्लॉट बनने की प्रक्रिया फास्ट होती है, मतलब तो किसी के अंदर नहीं बनती, ये क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है कि देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स के बोलते हो कि जल्दी से एकदम से पैर सुन हो जाते हैं, वहां पे एकदम से भारीपन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ जीन्स पे भी डिपेंड करता है। तो इमोबिलाइजेशन तो लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से या लंबे समय से खड़े रहने की वजह से भी जो है क्लॉटिंग हो सकती है, और वो डीवीटी हो सकता है, मतलब वेरिकोज वेन भी हो सकता है और डीवीटी भी हो सकता है, ठीक है। बीइंग प्रेग्नेंट और हैविंग रिसेंटली डिलीवर्ड अ बेबी, जैसे मैंने बताया था कि पहले भी बताइए, वेरिकोज वेन का भी कारण है कि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि वेट जो है लोअर लिम्ब पे ज्यादा होता है, लेग्स की तरफ प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस वजह से भी वॉल्व खराब हो जाते हैं, और क्या है कि वो ब्लड क्लॉट, जब ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रहता है तो फ्लो नीचे की रहने की वजह से वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है और डीवीटी हो सकता है। हैविंग ओवरवेट और ओबेसिटी, मतलब ये तो सबसे, उधर भी मैंने बताया था वेरिकोज वेन्स के टाइम पर भी कि ओबेसिटी सबसे हर किसी बीमारी का कारण हो सकता है, ठीक है। तो अगर मोटापा है और तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ इतना ज्यादा है और उसको बैक फ्लो करने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, और आप तो उसकी वजह से भी अ, आपको डीवीटी या वेरिकोज वेन हो सकता है, ठीक है। having on autoimmune disease like lupus vasculitis और inflammatory bowel disease, कोई autoimmune disease है, उसकी वजह से भी ये डीवीटी डेवलप हो सकता है। टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको खा आप लेते हो, हैविंग वेरिकोज वेन्स, अगर वेरिकोज वेन्स है तो आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं डीवीटी होने के, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स पे वेरिकोज दिख रहा है आपको और अंदर डीवीटी पनप रहा है आपके, ठीक है, तो ये हो सकता है आपको। हैविंग टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन थेरेपी, कोई आपने हार्मोन थेरेपी ली है, हार्मोन की पिल्स ली है, कोई ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लिया है जिसमें हार्मोन्स लिया है, तो उसकी वजह से भी आप डीवीटी हो सकता है। तो ये रीजन हो सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो ये सब चीजें उसी कैटेगरी में आ गई कि अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ली है या कोई हार्मोन थेरेपी ली है, कोई दवाई चल रही है लंबे टाइम से, तो इसको हम किस में रखेंगे कि मेडिसिनल साइड इफेक्ट में रखेंगे। तो मतलब अगर इन दवाइयों का साइड इफेक्ट की वजह से क्लॉटिंग शुरू हुई है, तो हम उसको उसके लिए पहले क्या करेंगे कि उसके लिए पहले हम जो साइड इफेक्ट हार्मोन मेडिसिनल साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट है वो देंगे, तो रीजन पे काम करेंगे, तो इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये रहे इसके कॉजेज। डायग्नोस और टेस्ट कैसे पता करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि
कई बार पता भी नहीं चलता है पेशेंट्स को कि उसको डीवीटी हुआ है, ठीक है। तो कोई सिम्टम्स, कोई मेजर सिम्टम्स उसको नहीं होते हैं। लेकिन अगर फिर सिम्टम आना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे कि पेशेंट बोल रहा है कि उसको अब भारीपन महसूस हो रहा है, ठीक है, और उसको लगता है कि जैसे यहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, वो बोलता है पेशेंट, कई पेशेंट ऐसे बोलता है, ऐसा लगता है ये इसमें कुछ अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ फीलिंग नहीं होती है, ऐसा भारीपन है, और फिर आपको स्वेलिंग भी दिख रही है उसके, ठीक है। तो वो डीवीटी हो सकता है। तो आप उसको टेस्ट कराने के लिए बोलिए। जैसे लास्ट क्लास जब वेरिकोस वेन की क्लास में जब ले रही थी, तभी किसी ने बोला था कि कैसे पता लगाएंगे, कैसे सिम्टम नहीं होते कैसे पता लगाएंगे। तो जब ऐसे सिम्टम बोल रहा है कि भारीपन है, कुछ उसके अंदर उसको फील नहीं होता है, या उसको स्वेलिंग दिख रही है, हमेशा स्वेलिंग रह रही है, जबकि उसको कोई ऐसा कोई डिजीज नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि लेग्स में स्वेलिंग का रीजन जो हम किडनी की प्रॉब्लम मानते हैं, और आपको दिख रहा है कि किडनी की तरफ से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, तो हो सकता है उसको डीवीटी हो। तो उसको आप आगे डायग्नोस के लिए भेजिए, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है कि इसमें ड्यूप्लेक्स वीनस अल्ट्रासाउंड, तो एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ये अल्ट्रासाउंड होता है डीवीटी के लिए, ड्यूप्लेक्स वीनस अल्ट्रासाउंड, इसमें से कि वेन्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये जिसमें हम वेनस इनसफिशियंसी, मतलब वेन्स के अंदर क्या ब्लड फ्लो का कैसा क्या है वो पता चलता है। तो वो वेरिकोस वेन के लिए भी ये टेस्ट हो सकता है, वेनस अल्ट्रासाउंड, और डीवीटी के लिए भी ये टेस्ट हो सकता है, जिससे कि ब्लड फ्लो, वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, कहाँ रुक रहा है, कितना कैसा ब्लड फ्लो है, कहाँ पे रुक रहा है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं वेनस डुप्लेक्स वेनस अल्ट्रासाउंड से। इसके अलावा एक वेनोग्राफी टेस्ट होता है, जैसे उसमें डाई इंजेक्ट करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लड का फ्लो है, जैसे कि एंजियोग्राफी करते हैं, जस्ट लाइक दैट वेनोग्राफी करते हैं कि वहां पे डाई इंजेक्ट करते हैं, और जहाँ 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 डाई जा रही है वहां पे वो ठीक है, ब्लड फ्लो है, और जहां वो डाई नहीं दिखी वो स्कैन में, तो उसका मतलब वो है कि वहां पर ब्लड का फ्लो नहीं है, वहां पर थ्रोम्बस है, ठीक है। लेकिन ये अब यूज नहीं होता, क्योंकि वो डाई जब इंजेक्ट करते हैं तो वो वो है बहुत टॉक्सिन होती है, टॉक्सिन उसमें होते हैं, तो पहले ये यूज किया जाता था। अब वेनोग्राफी टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वजह से फिर उसको डाई को बाहर निकालने के लिए किडनीज को बहुत काम करना पड़ता है, तो वेनोग्राफी टेस्ट अब नहीं होता है। अब एमआरआई ज्यादा प्रेफर करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन। तो एमआरआई से भी पता चल जाता है कि एमआरआई, एमआरवी इसको बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ वेव्स, यानी कि एमआरआई से ब्लड फ्लो का कहाँ ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर नहीं है, कहाँ ब्लड जो ब्लड फ्लो है वो रुक रहा है, वो एमआरआई से भी पता लगा सकते हैं वेव्स में। इसी प्रकार सीटी स्कैन से भी। तो हम, अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट्स को ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उसको डीवीटी हो सकता है, और उसको इस सारे सिम्टम्स में, जैसे हम बोलते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या दे दे क्या दे दे, ठीक है। अगर आप एक दो तीन चार ट्रीटमेंट से भी उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आगे उसको डायग्नोस के लिए भेजिए। क्यों? क्योंकि पेशेंट हम ठीक तभी कर पाएंगे कि जब हमें पूरा डायग्नोसिस होगा, मतलब हम उसको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, तो इनमें से किसी भी टेस्ट करने के लिए आप बोलिए, ताकि एग्जैक्ट कारण का पता लगे। और उसके बाद केस को स्टडी कीजिए कि हुआ क्यों है ये सब है। तो इंजरी की वजह से हुआ है, किसी मेडिकल साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है, जेनेटिक है, फिर वो ट्रीटमेंट हमें उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे, ये सही रहे सारे इसके टेस्ट और सारी कॉजेज और सिम्टम्स। अब रही बात कि करें क्या, हो गया, ठीक है, पेशेंट को हो गया तो क्या करें, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस की बात करें, तो अगर हो गया है तो सबसे पहले क्या कि जैसे कि हमने देखा कि ब्लड फ्लो रुक रहा है वहां पर, ठीक है। जैसे मैंने वेरिकोस वेन्स के टाइम पे भी बोला था कि हमें ब्लड को फ्लो को वहां पर रुका हुआ ब्लड फ्लो को हमें अपोजिट, मतलब ऊपर की तरफ भेजना है। लेग्स में अधिकतर लेग्स भी होता है, इसलिए मैं लेग्स की बात कर रही हूँ। होता तो कहीं भी हो, तो कहीं भी सकता है ये, ठीक है, लेकिन अधिकतर लेग्स में होता है, इसलिए मैं लेग्स के रिगार्डिंग की बात कर रही हूँ कि काफ मसल्स में अगर हुआ है, तो लेग्स में अगर हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें ब्लड के फ्लो को भेजना है। तो कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें ताकि काफ मसल्स की जो जो ब्लड का प्रेशर है वो ऊपर की ओर जाए, ठीक है। रात में सोते समय लेग्स को ऊपर रखें, काफ मसल्स को इंक्लूड करके कोई एक्सरसाइज करें,
अगर उसका काम ऐसा है कि उसको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, तो हर 1 घंटे के बाद अपनी पोजीशन चेंज करे। खड़े रहने वाला जॉब है तो बैठ जाए, बैठे रहने वाला जॉब है तो खड़ा हो जाए। तो कुछ टाइम वॉक, दो चाहे 5 मिनट की वॉक कर ले, मतलब हर 1 घंटे बाद अपनी पोजीशन में चेंज कर ले। जो क्लॉट वहां पे बन सकता है, अगर 3-4 घंटे तक खड़ा एकदम खड़ा है तो क्लॉट बनने के बन सकता है ना, तो वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। तो फिर ये भी एक मैनेजमेंट हो सकता है कि हो गया है तो वो सीवियर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ है तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, पेशेंट्स को हमें एडवाइस करना चाहिए। ये तो किसी भी पेशेंट्स को आपको करना चाहिए कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अधिकतर इस तरह की शिकायत करते हैं, तो उनको बोलिए कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप थोड़ा सा चाहे 5 मिनट के लिए ही उठ जाओ, पर अपनी पोजिशन में चेंज करना चाहिए। ठीक है। वेयरिंग हाई कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, तो जैसे कि स्टॉकिंग्स आती है नी तक की, तो स्टॉकिंग्स पहने, क्योंकि जो वेन्स ऑलरेडी चौड़ी हो गई है, जहां आपने क्लॉट रुक रहा है वो अब नीचे की तरफ और ना जाए, तो स्टॉकिंग्स पहनने से वो वहां पर दबी रहेगी, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है। अवॉइड एक्टिविटीज दे मे कोज इन सीवियर इंजरी, तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए। ये ऑलरेडी उसको डीवीटी हो रखा है या वेरिकोस वेन्स हो रखा है, अगर वो अब ऐसी उसको अगर वहां इंजरी हो गई, जैसे मैंने बताया कि अगर इंजरी हो गई, घाव हो गया, अब वो क्योंकि ब्लड का फ्लो तो वहां पर है ही नहीं ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा वहां पर, अगर वो घाव हो गया, कोई इंजरी लग हो गई उसको, तो फिर वो हीलिंग होगी नहीं वहां पर, और फिर वो इंजरी जो है फिर वो कभी हील नहीं होगी, और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा, और फिर वो सीवियर कंडीशन बन जाएगी, जैसे कि वो अभी बताया था वेनस स्टेसिस जैसी कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो तो है ही नहीं, हीलिंग कैसे होगी वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए उसको ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो कि इंजरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती कैसे है, हम इसको प्रॉब्लम को एसिडोसिस में रखते हैं, तो इसीलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड उसको बोलते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए कभी ठीक है, तो ये एक रीजन हो, ये एक उसका मैनेजमेंट या प्रिकॉशंस हो सकते हैं पेशेंट्स के। ठीक है, अब बात रही ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जैसे कि हमने बताया न्यूरोथेरेपी में, जैसे हम अगर हर एक रीजन को लेके चले, ठीक है, वो सबसे पहले हम ये माने कि ब्लड फ्लो रुका हुआ है वहां पर, तो हो सकता है कि हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो, सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, है ना, तो हम सबसे पहले उसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा। ठीक है, अ, तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इसमें अच्छा काम करेगा, और अगर स्टेसिस हो गया है तो भी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट काम करेगा। ठीक है, और एटीएफ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एसिडोसिस की वजह से ब्लड का फ्लो नीचे है, आर्टरीज वो सॉरी वेन्स जो है चौड़ी हो गई है, इंजरी हो गई है उनके वॉल्व्स में भी और वॉल में भी, यानी उसके बाहर की दीवारों में भी और बीच के जो वॉल्व है उसमें भी, तो एसिड को हम इसका रीजन मानते हैं, एसिडोसिस की प्रॉब्लम इसको मानते हैं, तो एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला भी इसमें काम करेगा। ठीक है, अब इंजरी, जैसे कि मैं हमने बताया कि अगर वहां पर क्लॉट बन गया है, ठीक है, और अंदर कोई इंजरी है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि उसको पेशेंट को पहले कोई सर्जरी करवाई थी, तो हम ये मानेंगे कि वहां पे कोई इंजरी हुई थी जिसके चलते उसको डीवीटी हुआ है। ठीक है, या उसको दिख रही है जैसे स्टेसिस है तो इंजरी है वहां पर। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है आपके पास, तो पहले हमें इंजरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जाते ही सीधे इसको हेपरिन हुआ तो ये थ्रोम्बोसिस है तो ये क्लॉट देना, तो हमें इसमें हेपरिन ही पड़ेगा, क्लॉट को गोलने के लिए हेपरिन ही देना पड़ेगा। बट पहले हम उसको हेपरिन चलाने से पहले केस को समझेंगे कि अगर कोई ऐसा रीजन हमें समझ में आता है कि इंजरी है, ठीक है, तो हमें पहले इंजरी ही चलाना पड़ेगा। और सभी केसेस में आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पहले कुछ दिन इंजरी ही चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी वजह से, तो पहले आप इंजरी ही चलाइए कुछ दिन, कुछ दिन हीलिंग करिए उसके वाल्व्स की और उसके वेन्स की, उसके बाद फिर हम उसमें चलाएंगे बाद में मल्टी हैब्रिड। ठीक है, हैब्रिड, तो पहले हमने दिया इसमें इंजरी ट्रीटमेंट, फिर हमने उसमें फिर हमें हमें मल्टी हैप्पी भी चलाना पड़ेगा उसके लिए, नरिशमेंट के लिए, वेन्स की नरिशमेंट के लिए। ठीक है, जैसे मैंने वेरिकोस वेन्स भी बताया था कि वॉल्व्स की रिपेयरिंग करनी है, वाल्व की परतों की रिपेयरिंग करनी है। ठीक है, तो हमें वहां पर कोलाजन ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। वेरिकोस वेन्स में या किसी भी
रिपेयरिंग के लिए गुरुजी ने बताया कि न्यू वेटर न्यूगॉल ट्रीटमेंट काम करता है। कुछ बनाना हो हमको, रिपेयरिंग करनी हो, तो वेटर न्यूगॉल भी देना पड़ेगा इसमें। तो जैसे अब हमने इंजरी चला दिया कुछ दिन, 15-20 दिन, ठीक है। अब इंजरी हीलिंग हो गई वहां पर, फिर हम उसको हेपरिन, पी हेपरिन या मल्टी हेपरिन या ए हेपरिन अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। तो लास्ट में तो हमको क्लॉटिंग तो घोलनी ही है, तो हेपरिन तो चलेगा, पर कुछ दिन हमें ये ट्रीटमेंट, मतलब इंजरी ट्रीटमेंट के बाद फिर हम लास्ट में उसको मल्टीविटामिन, मल्टी हेपरिन, कभी कभी बीच में वेटर न्यूगॉल दिया, कोलेजन ट्रीटमेंट दिया, ये सब ट्रीटमेंट चलाकर उसकी फिर उसमें हीलिंग उसको करनी पड़ेगी। तो आज से अगर बात करें कि अगर जेनेटिक भी होता है तो उसमें न्यू जीन्स भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट कोई मेडिसिनल साइड इफेक्ट है, मेडिसिन की वजह से हुआ है, तो फिर उसको हमें उसको आईटीएफ यानी मेडिसिनल साइड इफेक्ट के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये टारगेट ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे हम हर केस में पहले क्या करते हैं कि पहले पेशेंट को न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं, पेट सेट करते हैं। तो वो बेसिक ट्रीटमेंट के बाद फिर हमें इस ट्रीटमेंट पे आना पड़ेगा, और टाइम लगेगा डीवीटी में, क्योंकि डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हुआ है, अंदर वो क्लॉट बना है, उसके हीलिंग में टाइम लग सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली कितना क्लॉट हुआ है उसके बेसिस पे भी टाइम लगेगा। लेकिन इंजरी ट्रीटमेंट चलाने के बाद फिर मल्टी हेपरिन, फिर लास्ट में उसको लास्ट तक चलेगा उस क्लॉट को घोलने के लिए। तो ये रहा ऑल अबाउट डीबीटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। या अब आप तो एक एक करके पूछ सकते हैं कि कुछ डाउट रह गया हो, कोई केस हो, या कोई केस अपना डीबीटी के बारे में आप शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ भतीजा जी, आप पूछ सकते हैं। मेरे फादर का सर्जरी हुई थी, जैसे भी आपने बताया सर्जरी भी एक कारण होता है। हाँ उनको हिप बोन के पास, मतलब लेग में, लेफ्ट लेग में सर्जरी हुई थी। तो हाँ प्लेट डली थी। प्लेट जी। डलने से भी वो वेन्स वगैरह डैमेज हो सकती है मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो क्योंकि वो कमजोर बता रहे हैं, उस टांग में जान नहीं है, जैसे मतलब। हाँ हाँ, तो ये वो तो भी। बहुत बड़ा रीजन होता ही है। अगर क्लॉट ये कुछ रॉड डली है तो वो इस प्रोसेस में वहां अंदर कोई इंजरी हुई होती है, तो पहले इंजरी हीलिंग कर, आप इंजरी से हीलिंग कर लें, उसके बाद फिर हैपनिंग चलाइएगा। भी मतलब वो प्लेट डली है, मतलब प्लेट। तो हाँ प्लेट हाँ भी, जैसे मेरे को पता चला कि प्लेट भी वो मतलब ठोक ठोक के डालते हैं। आवाज आ रही थी फादर कैसे, जब वो हाँ प्लेट डाल हाँ रहे थे, जैसे हथौड़ी बजाते हैं ना, ऐसे प्लेटों हाँ में हाँ आवाज आ रही थी। मतलब वो हाँ। इससे का मतलब है वो जो बोन बोन के पास की जितनी भी मसल्स हैं सबको डैमेज कर दिया ना उसने। हाँ, ये एग्जैक्टली हाँ, होती ही है। तो अभी इसमें उनको सिम्टम वही। क्या है, अभी क्या सिम्टम है उनको, कुछ है ऐसा? हाँ, लेग में मतलब जैसे वीकनेस, लेग में वीकनेस बता रहे हैं मतलब। पहले तो हाँ चलने में दिक्कत हो रही थी, हमने जबरदस्ती उनको बोला चलो चलो, उठते ही नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि अब चलने तो लग गए हैं, काफी टाइम से चल भी रहे हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अभी भी, आज भी उन्होंने बताया था फोन पे कि मेरी टांग में जैसे स्लिप होने को रहती है, मतलब कमजोर है। हाँ वो ताकत नहीं रही है उसके अंदर जो पहले ओरिजिनल होती थी ना। हाँ। तो कुछ देर तो पहले वो आप इंजरी चलाइएगा उसमें, ऑक्सीजन चलाइए, इंजरी चलाइए, हीलिंग कीजिए उसकी, उसके बाद फिर आप बाकी चीज चलाइएगा। मेरे को अभी आपका ये मतलब क्लास सुन के मेरे को लगा कि उनको इंजरी ही देनी पड़ेगी। हाँ, कभी तो भी उसके कोई भी बाद। सर्जरी होती है ना, किसी भी कोई भी सर्जरी होती है, तो हम ये मानते हैं कि हम सर्जरी के बाद पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो उसमें हमें पहले उसको कुछ दिन इंजरी चलाना चाहिए, वो हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अंदर कहीं घाव रह जाता है। फिर हम उसको अगर बिना इंजरी चलाए अगर हमें हेपरिन चला दिया ना, तो वो गड़बड़ कर सकता है कहीं ना कहीं, तो इंजरी पहले चलानी ही चाहिए बाय और जो डिफॉल्ट। बेटर नहीं बोला आपने बताया अभी कि हाँ वेटर ग्रोथ देते हैं। तो हाँ वो मतलब कुछ और पेशेंट्स को भी, मतलब कोई और आता है इस टाइप का, तो हाँ उसमें हाँ भी। हाँ, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी रिपेयरिंग के लिए पहले वेटरन्यूगॉल ट्रीटमेंट चाहिए, यूज किया करते थे। कुछ भी रिपेयरिंग के लिए कुछ बनाना हो तो वेटरन्यूगॉल ट्रीटमेंट है। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि वीक में 2 दिन वेटरन्यूगॉल दिया, वीक में 2 दिन कोलेजन दिया। तो कोलेजन भी रिपेयरिंग के लिए चाहिए हमें, मसल रिपेयरिंग के लिए चाहिए, और वेटरन्यूगॉल भी चाहिए। तो आप दोनों ट्रीटमेंट को ऑल्टरनेटिव ऐसे कर सकते हैं कि कभी वीक में 2 बार वो चला दिया, कभी 2 बार वो चला दिया। तो ये ट्रीटमेंट वीक में 2 बार ही काफी है, पर चलते रहने चाहिए। जैसे वो बैक पेन की ट्रीटमेंट पेशेंट है मेरे पास, वो उनको भी क्या वो काम करेगा नहीं वो प्रोटोकॉल? हाँ, वहां पे हीलिंग करनी है। फिर अभी जो कुछ दिन उनको अगर पेन में रिलीफ आ जाता है, तो फिर हम उसको
फिर प्रॉपर बनाने के लिए, मतलब हीलिंग करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए विटरनिगोल दे सकते हैं, दे जी सकते जी हैं। वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ जी। हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्ते हेलो जी। मैम। हेलो। हाँ मैम, ये मैं पूछ रहा था, ये जी डीबीटी जो है ना, ये इट इज एसिडोसिस प्रॉब्लम ना मैम? हाँ हाँ मैम, ये मेरे भाई को हुई थी। तो उनको, ये बेंगलोर में है एंड ही इज इन एयरपोर्ट। तो उनको वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था कि डीबीटी है इनको। तो उन्होंने क्या है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ लिया, और उसके दो दो तीन महीने के बाद में ना उनको कुछ एकदम से कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई। तो जैसे आपने बताया ना, वो सेम कंडीशन थी। तो बड़ी मुश्किल से जान बची उनकी, कैसे भी डॉक्टरों ने घर बचाया होगा। तो ऐसे ऐसे केसेस में दूसरा मैम, ये आप बता रहे थे कि इंजरी और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है। तो ये कितने दिन देना है मैम, ऑक्सीजन और इंजरी? देखो, 15-20 दिन हम ये मानते हैं कि अमूमन 15-20 दिन में इंजरी से हीलिंग हो जाती है। ठीक है। जी तो मैम। इतना दिन तो इंजरी चलाइए, फिर धीरे धीरे फिर हेपरिन शुरू कीजिए। ठीक है। जो क्लॉट घुलना है वो हेपरिन से ही घुलेगा। ठीक है, लेकिन पर ऐसे केसेस में हमें इंजरी चलानी चाहिए कि कोई, जैसे आपने बताया कि अब आपकी जो केस था उसमें वो जो डीवीटी से वो जो क्लॉट बना वो चला गया हार्ट की तरफ, एम्बुलस बन के वो एम्बुलस चला गया हार्ट की हाँ तरफ, तो उनको लेकिन, प्रॉब्लम हुई। हाँ एक्चुअली मैम, लेकिन उनको उनको कोई है ना, ना कोई इंजरी थी ना कोई ऑपरेशन था, कुछ नहीं था मैम। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि इस ब्लड क्लॉट के चलते चलते कुछ इंजरी वॉल्स में, वेन्स में हो जाती है। जी। ठीक है। तो थोड़ा उसमें आप, जब आपको ऐसा पता है कि ऐसा कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, तो आप कुछ दिन कम चला लीजिए। आप 1 वीक के लिए इंजरी चला लीजिए कि जो अंदर इनसाइड कुछ इंजरी उस क्लॉट की वजह से हुई होगी, तो कुछ दिन इंजरी उसमें चला, आप उसमें कम चला लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि केस में क्लियर है कि कोई इंजरी ऐसा नहीं हुई थी और कोई सर्जरी उनकी नहीं हुई थी, तो आप 7 दिन के लिए चला लीजिए इंजरी, उसके बाद फिर सात आप दिन 7 दिन या 10-12 दिन अपना पहले इंजरी और ऑक्सीजन चला लें। हाँ, और साथ में फिर मल्टीविटामिन देती रहिए। और मल्टी ये सब तो जी चला सकते हैं, मल्टीविटामिन पहले चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी। फिर बाद में कोलाजन और विटामिन ऑल्टरनेट डे पे, और फिर हेपरिन चलते रहने दीजिएगा। इंटरनेट डे। हाँ अच्छा मैम, एक चीज पूछ रहा था। वैसे नॉर्मली न्यूरोथेरेपिस्ट को ये पूछनी नहीं चाहिए, ये बात है कि कितना टाइम लगेगा। फिर भी मतलब लगभग जो है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये डीबीटी कितना टाइम ले सकती है क्योर होने में? केस पे डिपेंड करता है, लगभग। हर चीज केस पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्प्लिकेशंस, अदर अदर हेल्थ इश्यूज पे भी डिपेंड करता है। अगर कुछ और हेल्थ इशू है, मेटाबॉलिक इशू ऑलरेडी चल रहा है, डायबिटीज है और हार्ट का इशू पहले से ही चल रहा है, तो ऐसे केस में रिकवरी कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है और भी जगह हीलिंग कर रही हो, तो उसको और भी जगह नहीं हीलिंग मैम, करनी कोई होगी। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी उनको? कोई और इशू नहीं है। और कितना जी। सीवियर है ये केस, डीवीटी कितना है, अब कितनी सीवियर परसेंट तो मैम वही है। हाँ, पैर पैर सूज गए थे, वहाँ पे ना दर्द होता था। तो डॉक्टरों ने फिर वो ट्रीटमेंट किया वहाँ बेंगलोर में। हाँ हाँ। वह उतना ही है मैम। वो बाकी अगर कोई, मेरे मेरे ख्याल से नहीं लगता उनको कुछ प्रॉब्लम है उनसे। अच्छा ठीक है। हम देखो, उनका हम स्टैंडिंग स्टैंडिंग वर्क था, वो क्या है ना, वो एयरक्राफ्ट पे, एयरफोर्स में है, तो एयरक्राफ्ट में क्या है ना, वो मेंटेनेंस और वो जो उनका जहाजों का रख रखाव ठीक करना उनमें रहता है। तो उनका स्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा इसलिए रहता है। ये, हाँ ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी मेरे ख्याल से, बस यही प्रॉब्लम रहा होगा। हाँ, यही प्रॉब्लम रहा होगा। तो आप 2-3 महीने मान के चलिए। देखो, हम ये मानते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम में, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं तो 2-3 महीने बोलती हूँ पेशेंट को। अगर जल्दी ठीक हो जाए तो वो खुश हो जाता है कि हाँ भाई ठीक हो गया जी। मैं। अगर उसको लंबा टाइम लगता है तो उसको ये नहीं बोल, उसे ये नहीं लगता कि जितना बोला था उससे ज्यादा टाइम लगवा दिया। तो ये- मिनिमम 2-3 मंथ लग सकते हाँ, हैं, 2-3 मंथ्स मान के चलिए आप। मिनिमम ना? हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। उ- उ- उदय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। एक केस है पैरालाइज का, 2020 से वो पूरा रिकवर हो चुका था। जी लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि जो पाँव रिकवर हुआ था ना, पैरालाइज हुआ था ना, उसका अंगूठा और
पहली उंगली जो है, पेन हाँ वाली उंगली, हाँ, ये चलते चलते अपने आप क्लोज होने लगी। और मतलब इसी पास तरह चिपकने लग गई। हाथ के अंगूठा भी और इंडेक्स फिंगर भी, हाँ, और ये भी ऐसे खुली रहने लगी। अच्छा और काफ मसल के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन है। वो 10 दिन में पहले ही ब्रेक किया था उसका। हाँ, तो वो कल आया भाई, मेरे तो पाँव मुड़ने लग गए दोबारा। अच्छा। हाँ, जैसे वो रूटीन में चलता है, वॉकिंग पे जाता है, तो वैसे तो अमूमन जूते पहन के रखता है, लेकिन जूता भी पहले अंदर की टो ऊपर उठ जाती है, लिटिल फिंगर नीचे रह जाती है। अच्छा, तो उसको अभी काफ में वो भारीपन जैसा है, स्वेलिंग रहने लग गई क्या? नहीं, स्वेलिंग तो आई जरूर, लेकिन हाँ भारीपन नहीं था। पहले उसकी जो चाल थी, 500 मीटर चल के ना वो अपने आप रुक जाता था, शरीर हाँ काम नहीं करता था आगे, न थकता था न कुछ, वैसे रुक जाता था शरीर। हाँ हाँ। फिर उसका हमने लैक्टिक एसिड और ये साले वाला ही केस है ना आपके? हाँ, ये पहले वाला। तो वो अंजाइना और लैक्टिक एसिड चलाया तो उसकी ये जो है ना, 3 किलोमीटर हो गई थी उसकी रनिंग एक बार में। हाँ हाँ हाँ। वो तो इम्प्रूव काफी हो गया था, लेकिन अभी कल वो आया है तो आने के बाद बोला यार मेरा तो पाँव वापिस से मुड़ने लग गया। जो पैरलाइज लेग है, वो हाँ हाँ। अंगूठा और पेन वाली उंगली वो चलते चलते अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, वापिस मुड़ जाती तो हैपनिन उसको आपने चलाया, मल्टी हैपनिन चला है। दीजिए और। मल्टी हेपरिन भी बहुत चलाया उसको मैंने, उसको कोई चीज ऐसी नहीं थी। उसने खुद अपना मतलब दोबारा से टेस्ट कराया है, शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं मिली। लेकिन कल मैंने उसको देखा तो काफ मसल बहुत ही ज्यादा पेन है काफ मसल का, हाँ, और तो सूजन बोल थोड़ी ही सूजन थी। सूजन भी थी थोड़ी सी, तो हो सकता है कहीं हाँ क्लॉटिंग का ये क्लॉट का क्योंकि उसको पहले पैरालिसिस होके चुका है, कोई क्लॉट का ही हाँ इशू ये फिर से है। तो हाँ। वो फिर हैपनिन ही चलाइए उसको अभी, तो उसको मल्टी हैपनिन, उसको मल्टी हैपनिन मल्टीविटामिन चलने दीजिए आप। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन तो 4 पैरा वाला मल्टीविटामिन देता हूँ, एक दिन हाँ 4 पिट वाला देता हूँ, और हाँ मल्टी हेपरिन उसको डेली दे रहा हूँ मैं। अंजाइना ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ। तो हाँ, दे रहे ये हो। मेरे को अब ये समझ नहीं आया कि ये जो काफ मसल है ये दोबारा से टाइट कैसे होगी, जबकि खाने पीने में भी काफी ध्यान रखता हो, लेकिन वो स्वेलिंग भी होगी। जहां से अपनी काफ मसल स्टार्ट होती है बैक ऑफ नी के पीछे से, हाँ हाँ। वहां पर जो है उसको स्वेलिंग होगी। और मैंने तो दोबारा उसको प्रेस करा तो उसकी जान निकलने वाली थी, लेकिन उसको रिलीफ बहुत मिल रहा था। बाकी सब ठीक है, उसका पैर किडनी उस पेट और किडनी वगैरह? नहीं, वैसे तो उसको कब्ज खत्म नहीं होती है उसकी, 2 दिन हाँ 3 दिन चलेगा फिर कब्ज हो जाती है। सारे ट्रीटमेंट दे लिए, कब्ज तो उसकी खत्म ही नहीं होती। हाँ, तो कब्ज का इशू हो सकता है। देखो, काफ मसल स्टिफनेस, काफ मसल स्वेलिंग का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन से भी है। अगर उसके इंटेस्टाइन, अगर उसको कब्ज रह रही है तो वो भी तब भी हाँ काफ मसल उसकी स्टिफ हो सकती है। अब जैसे ये डीवीटी की वजह से भी काफ मसल में स्वेलिंग और स्टिफनेस हो सकती है। तो वो तो अगर उसकी इसकी वजह से, डीवीटी की वजह से, तो उसको हेपरिन चलाना पड़ेगा। मुझे ये केस डीवीटी की तरफ मतलब इस तरह से ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी पैरालिसिस हो चुका है। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस का अभी ये हमें क्लॉटिंग का मतलब हम इसको ज्यादा लेके चले तो मैम, है। एक बात तो हमें ये नहीं समझ आ रही उसकी। उसको मैंने टिल्ट भी दे दिया, उसको टिल्ट दिया भाई, चलो इसको मतलब जो है टॉयलेट पास क्यों नहीं हो रहा। 4 दिन ठीक पास होगा, फिर हाँ, वही गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। उसको मैंने राउंड नॉर्मल, और उसके बाद लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, और क्या नाम, गैस आई, म्यूकस 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 12, ये सब कुछ चला के देख लिए, है नहीं। उसको हाँ, सारी चीजें चला के देख ली, लेकिन उसकी कब्ज बिल्कुल क्लियर नहीं होती। S4 to S4 कॉन्स्टिपेशन S5 ये भी दे लिया मैंने, ये सब, हाँ वो कंटिन्यू। दे ही दिया होगा। हम्म, हाँ मतलब यही सब ट्रीटमेंट्स हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, फास्ट करके, यही है। फास्ट हाँ फास्ट गैस, यू- फास्ट गैस होने, हाँ गैस IWD। हाँ, यूडीएफ भी मैंने बहुत चला लिया उसका। यूडीएफ है नहीं, मैं बोल जिस दिन आता है उस दिन ठीक आता है, कई दिन फिर बंद हो जाएगा, साफ नहीं होगा। अच्छा, उसको मैंने जो है ईसबगोल भी चालू हाइपोथायराइड किया। तो नहीं था उसको पहले से? नहीं, हाइपोथायराइड नहीं था, बीपीआई भी नहीं है उसको। उसको इन्फेक्ट हुआ था, उससे इनफैक्ट। पहले स्टंट स्टंट डला हुआ है,
और स्टंट भी ऐसे गलती से डाल दिया उन्होंने, कोई और से खास वो नहीं था, लॉजिक नहीं था उसका। अच्छा तो बोला मुझे मालूम नहीं था, कर दिया उन्होंने काम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी वो ऐसे इस मामले में काफी सचेत है, मतलब टेस्ट करा लेता है तभी। अभी उन्होंने माइंड का टेस्ट कराया, बिल्कुल क्लियर है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया। वेदांता हॉस्पिटल है, क्या नाम है, दिल्ली से, गुड़गांव से। हाँ हाँ। कोई मतलब शरीर में कमी नहीं बता रहे। लेकिन एक तो ये मेरे तो, एक तो एक कब्जी, और एक उसकी ये काम मसल। नहीं तो ठीक रनिंग करता था, अब ये पाँव बेंड होने लग गया। पहले हाँ अंगूठा मैं हुआ, फिर दूसरी हाँ उंगली होगी। अब मैंने तो काम मसल को प्रेस किया, थोड़ा किया, तो बोले यार बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो ये ठीक लग रहा है। अभी तो उसको क्या मैं डीवीटी का टेस्ट कराऊं फिर? अभी कुछ दिन आप उसको पहले वो ये है वो आप वो देते हो उसको, बॉटम वो फिट देते हो, बिल्कुल, डेली रेगुलर हो गया, 4 महीने देते। जो ये सब चीजें, तो हाँ, वो इम्प्रूवमेंट आदमी तो। मेरे को रूटीन में आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा। ये 10 दिन का ब्रेक मैंने किया था भाई, पता लगे आपके शरीर में कितना क्या मतलब प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। अगर आप ऑलरेडी उसको अगर वाटर को फीट और काफ मसल्स के लिए आप उसको दे रहे हो, मल्टीविटामिन वगैरह मल्टी हाँ, हैप्टेन दे रहे हो, हाँ, उसके बावजूद हाँ, बावजूद भी अभी स्वेलिंग रहती है और उसको हाँ, हीलिंग तो नहीं हो पा रही है, तो एक बार उसको ये करा लो, एमआरआई करा लो इसके लिए, तो ये पता चल जाएगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि डीवीटी उसका बन रहा हो, थ्रोम्बोसिस बन रहा हो। क्योंकि देखो मैं कई बार क्या होता है कि अपने घर का पेशेंट है, उसको हमें कोई हाँ, सबूत देना नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर हमें ये मालूम चल जाएगा कि उसकी डीवीटी ही है, तो भी हाँ। क्या होगा कि हमें फिर हैप्पीली नहीं चलाना है, चलाना तो ये सभी ट्रीटमेंट है। तो कुछ। लेकिन ये सभी ट्रीटमेंट तकरीबन 3 महीने से चल रहे हैं। स्टार्टिंग में 1 महीना जो है मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट, जो बॉडी को नॉर्मल करने के लिए होते हैं, वो चलाए। उसके बाद जो उसकी बीमारी थी उसके हिसाब से चलाए। फिर बीच में टेस्ट भी कराए, बिल्कुल सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। पहले उसको क्या नाम था, ये होता था, क्या नाम, बांटे आते थे जिसको बोलते हैं यहाँ पर, कैल्शियम की उससे कमी हाँ थी। ख्याल। कैल्शियम हाँ, कैल्शियम पूरा हो गया। तक नहीं, B12 था वो पूरा हो चुका है। मतलब हाँ कोई मिनरल विटामिन की कमी नहीं, सारा टेस्ट करा लिया उसने, लेकिन अभी ये एक टेस्ट ये रह गया बस। हाँ, तो फिर आप एक बार आप चलाओ उसको, आप उसको ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो दोबारा से ऑक्सीजन दे देते हैं? हाँ, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आप उसको डब्ल्यूडी में दो। नहीं, ऑक्सीजन इसको हार्मोनल नहीं देते? ऑक्सीजन हार्मोन भी दे सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन इसको डब्ल्यूडी में भेजना है यहाँ पे। पहले तो उसमें उसके ब्रेन पे काम कर हाँ, रहे थे हाँ, ना बिल्कुल, इनफैक्ट, हाँ। हम तो अभी उसको नीचे भेजे ऊपर हैं, भेज रहे थे, ठीक है। अभी नीचे और भेजे हैं इसको। नीचे भेज के देखो, ऑक्सीजन नीचे भेज के फिर मल्टीविटामिन मल्टी हेल्थ चला के देखो कितना काम करता है हाँ, इसमें। तो ऑक्सीजन दे के बाद में फिर 1 WD, 1 पीट, और हाँ ना, वन 1 थायराइड, थायराइड। और 1 6 ADR दे दें। हाँ, तो ये डाल के आप ये देखो कि हम ऑक्सीजन नीचे भेज रहे हैं, और फिर हाँ, मल्टीविटामिन मल्टी हेल्थ देखे फिर ये इस पे हाँ, क्या काम करता है, कितना रिजल्ट इसमें मिलता है। क्योंकि पहले अब इनफैक्ट तो हमने वहां तो ठीक कर दिया, वहां रिपोर्ट भी ठीक आ गई। हाँ। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ देखना, क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हो कि इसमें ये जो कॉन्स्टिपेशन से संतुष्ट नहीं हुए हम। कॉन्स्टिपेशन से संतुष्ट नहीं एक हुए। मिनट में बोल सकता 5। हूँ कुछ, मृदुल मैडम जी? हाँ, हाँ जी बोलिए। उनके खाने का टाइम देखो क्या चल रहा है पेशेंट का। बिल्कुल एक्यूरेट, वो तो बिल्कुल आप ये भी एक्यूरेट। एक्यूरेट। केस, नहीं पेशेंट मेरा ये चल रहा है, केस हमने पहले से डिस्कस करते हैं उदय सिंह जी, ये केस हमने केस चल रहा है। वो सब कुछ ठीक है उसका, खाने का टाइमिंग वो सब चीज उन्होंने सब कुछ वो सही किया हुआ है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है उसका। अच्छा। हाँ, पानी काफी तक ये रिकवरी भी उसमें हो मेरे गई है, हिसाब से लेते हैं। थोड़ा काफी सा रिकवरी फाइबर में, फाइबर दे सकते फाइबर हैं तो। बहुत लेते हैं, जैसे ले रहे हैं क्या वो नाम तो। था, खीरा बहुत ले रहे हैं, हाँ हाँ, और वो इसब उन्होंने, बहुत ले रहे हैं, और भी बहुत चीजें, फाइबर बहुत ले रहे हैं। हाँ वो इनका नोन केस है, और ये मुझे पहले से हम लोग उसको ये चल फॉलो अप पे कर रहे हैं, वो सब केस ठीक चल रहा है। मतलब वो सब कुछ ले रहे हैं, खाना पीना उनका ठीक है, और वो फाइबर वाइबर सब ले रही है, मुझे पहले से पता है इस केस के बारे में। लेकिन वही चीज है ना कि कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं ऐसे अटक जाते हैं, तो अभी इसमें हम इस तरह से फेरबदल करके देखते हैं ट्रीटमेंट में। आप उसके बाद बताइएगा क्या रिजल्ट है। नहीं, टुमारो चेंज करते हैं इसको। हाँ ठीक है। हाँ, टुमारो से इसको देखते हैं, और हल्के हाथ से उसको जो है ना काम मसल करते हैं। हाँ, हल्के हाथ से, वही ना कि कहीं अंदर अंदर हाँ, डीवीटी बन रहा है और हम इंजरी करते जा रहे हैं अंदर, और उसमें। हाँ, ये बात आपने अभी मुझे याद दिला दी कि अगर आपको लगता हाँ, है ऐसा कोई पेशेंट है, तो बॉटम ऑफ इट हल्के हाथ से देना है। कहीं आप उसकी इंजरी पहले से ही हो रखी है अंदर और आप बॉटम ऑफ इट दबा दबा के दे रहे हो, तो ऐसे नहीं देना हाँ, है।
मतलब जिसको वेरिकोज वेन्स भी है ना, तो बॉटम ऑफ इट जरूरी है, लेकिन हाँ पैर से बहुत दबा दबा के नहीं देना है, जितना वो सहन कर हाँ सकता है हल्का ही देना है। हाँ हाँ। हाँ इंजरी तो मैम इन्फ्लेमेशन बहुत चला ट्रीटमेंट दिया का मैंने यूज उसका, कर दो सकते हैं। महीने इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट का यूज भी कर सकते हैं, देखिए ये सब चला लिए, बहुत चला लिए चला ये ले। सब। कोई हाँ, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो उसके वो हिसाब से पैरालाइसिस का चलेगा, केस नहीं। था ना, तो पैरालाइसिस के केस में बहुत रिकवरी अभी कर ली, हो गया वो ठीक। अच्छा अच्छा, हाँ कि हाँ। हाँ आवाज भी बढ़िया होगी, सब कुछ ठीक हो गया था। एक ही हाथ में और पाँव में दोबारा से आ गई है। एक मैम उम्र एक चीज, कितने है सर एक जी, डॉक्टर ने ललित सर? उम्र कितनी 65 है, 65। 65? अब एक डॉक्टर ने उनको ये और बोल दिया था वेदांता हॉस्पिटल में कि आपकी ये जिस तरफ से पैरालाइज हुआ है, इस तरफ की हड्डियां आपकी दोबारा से मुड़ने लग जाएंगी। तो तो कैल्शियम। उसके लिए मैंने उसको प्योर न्यूरो ट्रांसमीटर चलाना पड़ा, स्ट्रेस हाँ लेवल कम करने के लिए। उनको वो हाँ चीज एक माइंड में थी, हाँ हाँ हाँ। वो चीज भी माइंड में थी उनको। हमेशा पूछते थे वो मेरे से, भाई साहब ऐसे तो नहीं, नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो अभी अभी तो वो स्ट्रेस नहीं लेते किसी चीज का। नहीं, अभी बिल्कुल स्ट्रेस खत्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन कल आकर के बोले भाई साहब ये हो गया, इसको करो ठीक, कैसे भी करो, इसको ठीक हाँ तो करो। स्ट्रेस लेवल से तो नहीं उनका फिर वो कहीं डाइजेशन खराब बिगड़ रहा हो, उस पे भी हमें गैस आई हाँ से। हाँ। तो सर ऐसे पेशेंट जब डाउट में आ गया तो सेरोटोनिन साथ में दीजिए रोज उसको। हाँ हाँ, सेरोटोनिन बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। हाँ चलो, कल इसको चेंज हाँ। करते हैं मैम, और चेंज फिर करके बात बताइए करते हैं। बताइए 7 दिन बाद फिर हमें रिपोर्ट दीजिएगा इसकी। ठीक, ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक बिल्कुल। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। अ, एक कुछ दो पहले थ्रोम्बोसिस में पूछने के बाद हम एक लेडी हैं, करीब करीब 45 या 50 से ओल्ड करीब करीब है, और उनको कमर से पूरा एंकल तक पेन होता जी आपकी वॉइस चली गई है। नस नीली हो जाती है। हम थोड़ी सी आपकी आवाज चली जाती है बीच में, आप वो कुछ। एक लेडी हैं, हाँ जी हाँ जी। उनको कमर से लेकर के एंकल तक पेन होता है, थाई फूल जाता है, और वेन नीली हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो हमें डाउट है कि वो साइट का है, बट आप बताएं क्या करें। अगर नीली हो गई है तो वो वेरिकोज वेन्स है। थाई से होता तो भी। थाइस में भी वेरिकोज वेन होती है। अच्छा, जी जी जी। वेरिकोज कहीं भी हो सकती है वेन्स, वो थाई में भी हो सकती है, लेग्स काफ में, काफ के पीछे भी हो जाती है, और जी इनफैक्ट फुट के वेन्स भी हो सकती है। और अगर जैसे अगर सीवियर है तो डीबीटी भी हो सकता है उसके अंदर, तो वो उस वजह से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बैक पेन जो एंकल तक जाता है वो साइटिका हुई हो। ठीक है, साइटिका भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि नीली नीली हो गई है, चौड़ी हो गई है, तो वो साफ दिख रहा है कि उसको वेरिकोज वेन है। और लाइक अगर अंदर भी हुआ होगा तो वो डीवीटी भी हो सकता है। आप डीबीटी इसको का फुल फॉर्म क्या है मैडम? डीवीटी अभी अभी बताया ना, ये सामने लिखा है स्क्रीन पे, देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो अच्छा जी डीप जी। वेन है, मतलब जो वेन्स अभी शुरू में बताया, जैसे कि जो हमारी वेन्स जो है, वेनस सिस्टम जो है, मतलब जो वेन्स हमारी जो ब्लड को वापस ले जाती है हार्ट की तरफ, पहले लंग्स में लेके जाएगी फिर हार्ट में लेके जाएगी, वो हमारे सुपरफिशियली भी है, मतलब जो बाहर से दिख रही है, जैसे कि हमें हाथ में और दिख रहा है ना, हर जो जिसको फेयर कलर के जो पेशेंट जो वो लोग होते हैं उनके दिखता है, नीला नीला दिखता है ना, वो क्या है, नीला नीला जो दिखता है वो वेन्स है। तो वो सुपरफिशियल वेन्स है, मतलब ऊपर से दिख रही है। इसी तरह की वेन्स अंदर भी है, डीप भी है। तो जो डीप वेन में जो अंदर के साथ जो मसल्स के अंदर जो वेन्स है उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया, यानी उसमें क्लॉट बन गया है और ब्लड का फ्लो रुक रहा है, वो हो गया डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक जी है। जी जी। और बाहर वाली वेन्स में अधिकतर क्या होता है कि वो उसको वेरिकोज वेन हो जाता है, तो वो क्या नीली नीली चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी फूली फूली हमें दिखती है। तो जैसे आप हम्म, बता रहे हो ना, तो वो सिम्टम्स मुझे वेरिकोज वेन के ज्यादा लग रहे हैं। जी तो जी आप जी। उस केस को वेरिकोज वेन की तरफ लेके चलेंगे बजाय की साइटिका के, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एसिड और बी ऑफ दे हैं, बी ऑफ दे हैं। मैंने वेरिकोज वेन पे क्लास आप ले चुके हैं, वो आप तो ग्रुप में ही अच्छा, उसका जी जी पीडीएफ जी जी। होगा उसका।
देख लेंगे तो मैं जी जी रीसेंड कर दूंगी उसका पीडीएफ भी और क्लास का लिंक भी, तो आप उसमें जाके देखिएगा। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा एक बिटिया है, उसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ क्या, आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट? हाँ। एक बिटिया है 18 साल की, और उसको इरेगुलर पीरियड होता है, कभी 1 महीना बाद होता है, लास्ट टाइम 15 दिन पहले हुआ था, अभी 15 दिन बाद हुआ था, 1 महीने बाद हुआ, फिर 15 दिन बाद हुआ, तीसरा बार हुआ, 5 दिन पहले हो गया, और ब्लड उसको कम आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीसीओडी है? जी। तो इनको बच्चे को या तो मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन गड़बड़ी है, या पीसीओडी हो सकता है। तो दोनों के लिए आप टेस्ट करवा लीजिए, एक बार उसका हार्मोन प्रोफाइल करा लीजिए, और पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, और रिगार्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का हमारे पास अच्छा ट्रीटमेंट है, और अगर पीसीओडी होता है तो साथ में हमें उसको पीसीओडी के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से आप केस बता रहे हो कि उसको इरेगुलर, लाइक उसको महीने में हुआ, फिर 1.5 महीने में, ऐसे में कम हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ। और फ्लो कम है, ज्यादा है? फ्लू कम है, बहुत कम है। कम है ना, तो वो पीसीओडी की तरफ इशारा कर रहा है। तो जी पीसीओडी हो सकता है, और उसको साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो उसको पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट चलेगा। जी जी। ठीक है। ये है। अच्छा ठीक है। मैडम, एक मैम हम मैम मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट शेयर कर देंगे प्लीज। हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कई बार, अच्छा मैं डाल दूँ, शेयर कर दूंगी, वैसे कई बार दे चुकी हूँ क्लास में। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ट्रीटमेंट है हमारे पास, और पीसीओडी के लिए भी ट्रीटमेंट कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगी, दोबारा शेयर कर। जी जी। प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक थैंक है। थैंक यू। मैडम, हेलो। एक पैरालाइज्ड लेडी हैं जी। जी, और मेरा एक्सीडेंट हुए 6 महीना हो गया, अभी तक थोड़ा परेशानी, जा नहीं पाते हैं। वो आई थी, तो उन वो चल पहले वो अच्छी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा घिसट के चलती था पैर उनका, लेकिन अभी भी वो पूरा ठीक नहीं, घिसट के चलती है, क्या करना पड़ेगा उनको? खिसक के चलती है, उनका अभी ड्रॉप फुट है। हाँ, फुट ड्रॉप है जी, फुट ड्रॉप है। आ, चप्पल क्या पहनती है क्या? तो परेशानी हो जाती है। हाँ, ड्रॉप फुट रह गया है ना उनका अभी, तो वो क्या ट्रीटमेंट चलाया आपने, वो सब कुछ शेयर कीजिएगा एक बार उनका। वो उसमें अभी ड्रॉप फुट रह गया है, तो उस पे आपने B12 वगैरह उनको दिया, अच्छा नर्व करने के लिए? क्या क्या ट्रीटमेंट आपने चलाया उसके लिए अभी? ये उनको एक्चुअली में दूसरे डॉक्टर के अंदर में थी, तो जो दवा वो चल रहा था, मैंने उनका फिजियोथेरेपी कराया। मैं फिजियोथेरेपी से डिप्लोमा इन ठीक? फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। नहीं, उनका फिजियोथेरेपी। अभी पेरोनियल नर्व की इंजरी रह गई है, ड्रॉप फुट मतलब पेरोनियल नर्व में इंजरी है। ठीक जी है। अब वो ये भी हो सकता है कि पेरोनियल नर्व जो है न्यूरोपैथी भी हो चुकी हो, पूरी तरह खत्म भी हो चुकी हो। ठीक है, तो अभी हमको वो ड्रॉप फुट के लिए ट्रीटमेंट हमारे पास है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो आपने फिजियोथेरेपी भी करवाई, उसकी मतलब उसने फिजियोथेरेपी करवाई है। क्या आपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से उसको नर्व स्ट्रेंथनिंग के लिए ट्रीटमेंट दिया है आपने? नहीं, तो हमें उसमें नहीं नहीं किया था, दिया ना, उसमें तो नहीं। अभी ड्रॉप फुट के लिए मतलब उसको आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कि उसको नर्व को करने के लिए वो सब चीज। ये नया नेरोथेरेपिस्ट है ना। उसमें पीडीएफ में पेरोनियल नर्व का है क्या है मैडम? नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली पेरोनियल नर्व के लिए मैं तो बता रही हूँ कि आपको कि ड्रॉप फुट किस वजह से होता है। ड्रॉप फुट पेरोनियल नर्व की नर्व डैमेज हो जाने की वजह से परमानेंटली डैमेज हो सकती है, या फिर वो भी उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो अभी हमें इसके लिए हमारे पास, मतलब क्या हम न्यूरोपैथी के लिए जो ट्रीटमेंट चलाते हैं वो आपको चलाना होगा, इसमें B12 वगैरह चलाना पड़ेगा, तो ये सब चीजें है। तो आपको, आप मुझे पूरा केस लिख के भेजिएगा कि अच्छा जी कब जी हुआ, जी जी कैसे हुआ, क्या चलाया जी आपने, जी तब जी, जरूर 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 मैडम, तब वो थैंक यू। ग्रुप में भेज दीजिएगा, और जी यो जी जो जी, हमारा जो ग्रुप है उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, मेरे पास एक पेशेंट है जिसको टीबी है, उसको वेरिकोज वेन का सीवियर कंडीशन है। उसको पहले और 2 कदम भी 5 मिनट खड़ी होते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे बॉडी नीचे उतर के आएगा। अच्छा। तो उनको हर रोज ये लगा लो कि
पेन इतना ज्यादा होता था कि वो ऐसा ही नहीं होता था, बट उनका पेन तो कम हो गया, खड़े होने पर जो पैर सुन्न होते थे वो कम हो गए। बट हाँ। अभी उनको साथ ये है कि हर रोज उनके साथ कभी तो उनको सेम ट्रीटमेंट से नींद अच्छी आ जाती है, कभी उनको रात भर नींद नहीं आती, हर्निया साथ में उनके साथ। हाँ तो हाँ तो क्या उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि उनको ट्रीटमेंट से उनको एक तो नींद के लिए हर रोज उनको टैबलेट लेनी पड़ रही है, वो बीच में टैबलेट ना भी लेते 4-5 दिन सही हो जाते, फिर वही सेम ट्रीटमेंट चलता है, तो आगे चल के उसका वो खत्म हो जाता है प्रभाव ही। तो आपने तो उनको क्या सेरोटोनिन नहीं दिया? आपको सेरोटोनिन ट्रीटमेंट? सेरोटोनिन जी दिया है, उससे नींद नहीं आती उनको? नहीं आती जी उनको। सेरोटोनिन, कौन सा सेरोटोनिन? उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर भी है, प्योर सेरोटोनिन भी है हमारे पास, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर भी है हमारे पास। नींद क्यों नहीं जैसे आती? नींद क्या उनको स्ट्रेस की वजह से नहीं आती या पेन की वजह से नहीं आती? उनको स्ट्रेस भी पेन दोनों ही चीज होती है जी। और शाम के टाइम जैसे रात के 12 बजते हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर लाइन से ही है, तो 12-1 बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं एक्चुअली जब वो सोते हैं ना, तो कई बार उनको गहरी लंबी सांसें लेनी पड़ती है। अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग पिछले 15 दिन से उनको ऐसा लगता है जैसे कि एंजिना से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पहले भी उन्होंने बताया मैंने था। खुद डॉक्टर है और इतनी सारी बीमारी लेके बैठे हैं, उनको बोलो कि अगर 2 बजे सोओगे तो मेलाटोनिन तो आपको आपका पहले ही रिलीज हो चुका है। आप जब आप 2 बजे तो थोड़ा मेलाटोनिन रिलीज होगा, आपको सोने देखो का जी, टाइम 10 बजे। मैं तो उनको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, बट ट्रीटमेंट लेने से ये पहले से उनकी बेटर कंडीशन होती आ रही है, पर कह हाँ। रहे हैं जी हम अपने धंधे को छोड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए क्या करें जी अब। देखो, आप बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो कैसे नींद आएगी, कैसे वो सोएंगे? देखो, वो तो एक सबसे बड़ी बड़ी बात तो कि लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कि लाइफस्टाइल तो सही करनी पड़ेगी उनको पहले, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तभी कोई ट्रीटमेंट काम करता है, तो उनको आप समझाइए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर वो स्ट्रेस की वजह से है तो सेरोटोनिन, और अगर सेरोटोनिन से नींद नहीं आती तो फिर मेलाटोनिन। मतलब हमारे पास जो ट्रीटमेंट है ना, 8 मेडुला, 6 गैस हाँ आई, हाँ जी, फिर हाँ जी, 6 ADR, 20 बैक ऑफ नी, ये तो हो गया हाँ जी, सेरोटोनिन। ठीक है, हाँ इसके जी, हाँ बाद जी, फिर मेलाटोनिन बनाने के लिए हमको 1 मिनट के गैप के बाद हाफ के 40 सेकंड भी देना पड़ता है, जो कि मेलाटोनिन के लिए है। ठीक है, तो हाँ आप आप कुंडली, ये दिया 8 मेडुला, हाँ सिक्स जी, हाँ गैस जी, आई, हाँ सिक्स जी, एडीआर, हाँ 20 जी, हाँ जी, बैक ऑफ डी, ऑल जॉइंट घिसाइए, तो हो गया सेरोटोनिन। इसके ठीक है एक जी, मिनट बाद आप दीजिए हाफ KU 40 सेकेंड। ओके, ठीक है, इसको आप सिंगल करके भी दे सकते हो और ट्रिपल करके भी दे सकते हो, यानी इंटू 3। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, ये काम करता है मेलाटोनिन की जैसे, मतलब नींद के लिए काम करता है, तो आप हाँ जी, उसको हाँ ये जी, दीजिए। ठीक है, और उसको हाँ जी, हाँ जी, समझाइए कि आप टाइमली बेड पे जाओगे तभी तो सो पाओगे, मतलब आप 2 बजे आप कैसे सो पाओगे और फिर कैसे नींद पूरी होगी? तो ये सारी चीजें काम करती हैं। इनको हमें समझाना पड़ेगा, पहली बात। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो आपने अब तक क्या ट्रीटमेंट दिया, अगर कितनी रिकवरी हो चुकी है? क्योंकि अगर आप यही ट्रीटमेंट दे रहे हो जो मैंने बताया, तो इससे आप उसको DVT में 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें हाँ टाइम जी, हाँ जी। लगेगा। कितनी, मतलब कितना केस जब बिगड़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, उनका केस तो ऐसा बिगड़ गया कि डॉक्टर उनको बिल्कुल जवाब दे चुके हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता अच्छा। है जी। उनके कोई पर्सनली डॉक्टर थे, उन्होंने कई साल पहले, वो बता रहे 12-15 साल पहले ही बता दिया मेरे को ऐसा तो। और अभी लगभग मेरे से पिछले ये लगा लो कि 7-8 महीने मेरे से संपर्क है, बीच में लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, अभी वो कंटिन्यू ले रहे हैं अभी। मैंने उनको यही कह दिया, देखो जी आपके टाइम जरूर लगे, फिर आप क्योर हो जाएंगे बिल्कुल। उनके एक हाँ साथ मल्टी है जी, प्रॉब्लम भी काफी सारी, तो उनको हाँ बता दिया थोड़ा टाइम जरूर लगेगा उनको। हाँ हाँ, तो फिर अगर आप ये इसी तरह का ट्रीटमेंट दीजिए जैसे मैंने अभी शेयर किया है, हाँ तो जी, हाँ उनको जी, रिकवरी उनको होगी। और देखो, मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां हाँ जी, हाँ रिकवरी जी, थोड़ी स्लो हो जाती है कि बॉडी की अभी उधर भी हीलिंग करनी है, उधर भी हीलिंग करनी है, सब जगह हीलिंग हाँ करनी है, जी, तो थोड़ी स्लो हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण, जब हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका स्ट्रेस। ठीक है, हाँ मैम, तो अगर आपको ये लगता है कि आपका पेशेंट स्ट्रेस में रहता है, उसको एंजाइटी स्ट्रेस है, तो सबसे हाँ जी, पहला फोकस हमारा उसके एंजाइटी और स्ट्रेस पे ही होना चाहिए, वरना आपको कहीं भी किसी भी ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे आप हाँ बता जी, रहे हो कि कोई स्ट्रेस भी है, तो पहले आप साथ में आपको सेरोटोनिन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इनको बोलिए कि लेट के आप जब बेड पे जाते हो तो 8 मेडुला इंटू 3 दीजिए, और आप भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इनको 15 मेडुला इंटू 3 और आठ हाँ जी, हाँ मेडुला जी, इंटू थ्री दीजिए, और फिर कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक ठीक है मैम। ठीक मैम है। अभी जैसे ही मैं उनको न्यूट्रल देके और फिर उनको एंजिना देता हूँ,
या न्यूट्रल देख के कोई और ट्रीटमेंट देता हूँ ना जी, तो उनको बेटर आता है। जैसे न्यूट्रल ट्रीटमेंट देख के ऑक्सीजन दिया, उसके बाद में उनको बेसिक दिया, तो उससे कई बार उससे भी नींद आ जाती है। वो कह रहे थे कल जो आपने दिया उससे बहुत अच्छी आई, और कई बार मैं पूरा दे देता हूँ तब भी नहीं आता उसको। ऐसा उनके साथ एक दो दिन सही बताते हैं, एक दो दिन बाद फिर कहते हैं जी मेरे को आज ऐसा रहा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी दिन स्ट्रेस में ज्यादा रहते होंगे तो बोलते होंगे भैया आज काम नहीं किया, हाँ है ना, ये भी तो हो हाँ, सकता है ना। ये तो खुद बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो आप सही दे रहे हैं ट्रीटमेंट। जैसे अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे होगे तो आप सही दे रहे हो। बाकी आप इसमें से भी देख सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो। और अगर वो उनको बोले टाइमली बेड पे जाएं, अपना थोड़ा सा काम कम, थोड़ा पैसे कम कमाइए, थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए तो। देखो जी वो अब ये कर नहीं पा रहे, और मैंने उनको काफी टाइम बोल दिया मल जी, हमारा जो बॉडी है वो एक क्लॉक के अकॉर्डिंग चलता है, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपका ही डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ। जी जी। तो वो कह रहे जी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे को सही करो कैसे भी करके, मुझे बेशक लंबा चल जाए पर मेरे को ठीक से करो। तो मैं हाँ इसके जी जी। रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम जो दे रहे हैं उससे ये रिजल्ट आ रहे, काफी इंप्रूवमेंट आ गया उनको? वेरिकोज वेन जो पहले ऐसा था बिल्कुल ही लिली हो चुकी थी, उनको पुरपुरा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी साथ में, आज वो हाँ नहीं है बिल्कुल भी। आज उनको वेरिकोज वेन में भी जो उनकी एडियो से नीचे बिल्कुल ऐसा रहता था रेडनेस, आज वो बिल्कुल क्योर हो गई है, और जहाँ भी थी वो भी बिल्कुल क्योर होती चल गई है। और प्रेजेंट टाइम में भी उनको ये लगा लो कि कोई एक दो जगह उनको वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उनको पोस्टर वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया है, और जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सब उनके नील करवा दिए, कुछ नहीं करना आपको। और उसके साथ में उनको खाने में कुछ थोड़ा चेंजिंग करवाया है कि आप कुछ भी पका हुआ भोजन में खाएंगे तो बेटर रहेंगे, डाइट वगैरह में भी। तो उन्होंने काफी सारी तो कर रखे हैं, बट आज भी उनको पेट को जैसे टच करते हैं तो आप पेन पॉइंट काफी सारे हैं। हाँ, तो पहले पेन पॉइंट निकालिए ना। पेन पॉइंट है तो जब तक पेन पॉइंट नहीं निकलेंगे तो वैसे काम ही कैसे करेगा, मतलब उसके तो बॉडी ऑर्गन तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। पेन पॉइंट्स है तो पेन पॉइंट्स भी तो निकालिए बीच आप पहले। पेन पॉइंट निकल रहे हैं, फिर वो वापस रिकवरी, जैसे एक दो दिन का हाँ, गैप तो हुआ फिर बीच आ बीच जाते हैं। में तभी तो हम बोलते हैं ना कि हर हर जो हम जो टारगेट ट्रीटमेंट देते हैं, हमें हाँ जी। बीच बीच में हमें उसको ये इस बीच बीच में हमें न्यूट्रल, मतलब ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल वगैरह ट्रीटमेंट देने, डिपॉजिट के लिए ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। जो हम हाँ टारगेट जी। ट्रीटमेंट देते हैं वो विड्रॉल के ट्रीटमेंट होते हैं, साथ में हमें डिपॉजिट वाले ट्रीटमेंट, यानी कि हमें बेसिक ट्रीटमेंट पे भी बीच बीच में आना पड़ता है उसके डिपॉजिट की, मतलब उसमें एनर्जी डिपॉजिट हो हीलिंग के लिए। हाँ जी। हाँ तो जी। बीच बीच में वो देती रहिए। अभी मैं उनको न्यूट्रल के साथ में देता हूँ कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट, तो उससे उनको काफी अच्छा भी फील होता है, और कई बार वो बैड ही बता देते हैं। तो मैं इसमें सोच रहा था कहीं मैं डाउट में नहीं जा रहा हूँ, एक बार आपसे कंसल्ट कर लूँ। नहीं, आप सही जा रहे हैं, आप सही सही दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बार न्यूट्रल देना पड़े, अब आप साथ में ऑक्सीजन के साथ में बाकी सारे ट्रीटमेंट दीजिए। और हाँ जी। बीच बीच में कभी कभी नॉर्मल जो नॉर्मल दीजिए साथ में, तो वो उसमें आपको और पेन पॉइंट्स निकालिए सबसे पहले। पेन पॉइंट्स अगर हैं तो वो रहते हैं तो आप उस रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, हाँ। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम ये जो पेन पॉइंट वाली बात आई है अभी, हाँ तो जी। हम सारे न्यूरोथेरेपिस्ट को एक्चुअली मैम जो डिफरेंट पेन पॉइंट्स का पेन निकालते हैं, गैस गैस आई का अलग निकालना है, लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी का अलग निकालना है, WD का अलग निकालना है, और आपका नाभि के चारों तरफ पेन है उसका अलग निकालना है, आपका लिवर का है या म्यूकस का अलग निकालना है। तो इसके लिए मैम अगर आपके पास कब जब भी टाइम मिले, आप बिजी हैं मैं समझता हूँ इस चीज को, तो जब भी आपको टाइम मिले तो अलग अलग इसका पेन पॉइंट का जो पेन निकालने के ट्रीटमेंट है वो अभी सभी के पास नहीं है मैम। देखो, तो अगर यही उसको चीजें ऐसे नहीं होता है कि पेन पॉइंट्स निकालने के कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं। देखो, यही तो चीजें बेसिक चीजें समझने वाली होती है, और ये चीजें बेसिक चीजें नहीं समझाई गई है कोर्सेज में। तो जी वही चीजें बेसिक समझाने के लिए मैंने जो कोर्स शुरू किया है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक पेन पॉइंट्स है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पेन है, यानी कि वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो हमें पहले ब्लड सर्कुलेशन भेज के वो पेन पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, है ना। और पेन पॉइंट्स निकालने का सबसे बड़ा तरीका सही सही का, जहाँ पेन पॉइंट है वहां सर्कुलेशन बढ़ाइए, जिस भी एरिया में पेन पॉइंट है वहां सर्कुलेशन बढ़ाइए। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे बोला जाता है कि पेन पॉइंट्स
दिखा लिए, मतलब पेन पॉइंट्स निकालना ही सबसे जरूरी होता है। आप टारगेट ट्रीटमेंट दे दोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5-7 दिन में, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां पर तो पेट तो ठीक है ही नहीं, नाभि तो ठीक है ही नहीं, मतलब इसीलिए मैं बोल रही थी कि उसके लिए आ, हर किसी पेन पॉइंट के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, और उसका भी एक लॉजिक है कि इसका ही पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो सारे समझाया गया, वेद में भी है। आप अगर वेद को पढ़ते हो, डिटेल पढ़ते हो, तो वेद में भी सब लिखा गया है कि किस किस तरह से पेन पॉइंट निकाले जाते हैं और कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट कभी भी ऐसे नहीं कि आप पेशेंट आया टारगेट ट्रीटमेंट दे, आप पहले दिन कोई भी पेशेंट है उसको न्यूट्रल देना ही पड़ेगा, फिर नॉर्मल एज नॉर्मल चलाना ही पड़ेगा, पेन पॉइंट्स निकालने ही पड़ेंगे, चाहे पेशेंट किसी का भी हो, चाहे कैंसर का भी पेशेंट होगा। कैंसर का पेशेंट तो चलो अलग समझ लो, पर किसी भी बीमारी के लिए आया है तो पेन पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, और पेन पॉइंट जहाँ पेन है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है वेद में। वेद में समझाया है अच्छे से बहुत, आप पढ़ो उसको, रीड में सब समझ जाओगे आप। जी ठीक जी है, मैम, ये ट्रीटमेंट मिनिमम कितने दिन देना चाहिए लगातार? ट्रीटमेंट मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल वाला न्यूट्रल कम से कम 3 दिन काफी है। 3 दिन बहुत है ना? 3 दिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट काफी है। फिर आप पेन पॉइंट निकालिए, पेन पॉइंट निकालने पे फोकस कीजिए। पेन पॉइंट जब तक ना निकले पेन पॉइंट निकालिए। ठीक है, पेन पॉइंट निकालने के बाद ही टारगेट ट्रीटमेंट पे आना है, चाहे जितने भी दिन लगे। एसिडल्कोलाइन भी तो बैलेंस करना होगा ना मैम इससे पहले? हाँ, ऐसे डेडलाइन भी बैलेंस करना होगा, वो भी करना होता है। तो पेन पॉइंट्स जी निकालिए, न्यूट्रल कीजिए, ऐसे डेडलाइन बैलेंस कीजिए, पेन पॉइंट निकालिए, तब टारगेट ट्रीटमेंट में आना है। जी जी। जी, इस मैम तरह से। एक लेडी को 60 ईयर्स ओल्ड लेडी है, उनको पेन होता है गैस जस्ट स्टर्नम के नीचे, थोड़ा सा गैस पॉइंट पे होता है, तो उनको स्टर्नम तो के मैं जस्ट नीचे, तो पैन पैन पॉइंट पे, पैन पे, पैन पॉइंट से जस्ट नीचे। तो गैस अब ओनली पे। जी तो उनको तो मैं गैस गैस है पूरा सेट देता हूँ, दर्द कम नहीं होता है उनको पूरा। तो गैस गैस आई और का भी सेट, गैस गैस आई के भी बहुत तरीके से निकालते हैं पेन। गैस आई, गैस जिद्दी पेन होता है, गैस गैस आई का तो बहुत अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, गैस गैस आई का पेन। उनको विड्रॉल न्यूट्रल देकर, नॉर्मल नॉर्मल देकर के तब उनको गैस का ट्रीटमेंट करें हैं। नहीं, जरूरी नहीं है नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल के गैस का पेन निकालो। गैस का पेन, गैस गैस आई का पेन भी बहुत तरीके से निकाला जाता है, गैस गैस आई सेट चलाकर भी, और बहुत सारे तरीके हैं गैस गैस आई का पेन निकालने के लिए। तो उस तरह से गैस गैस आई का पेन निकालना पड़ता है। और साथ में म्यूकस में दर्द है क्या? म्यूकस में पेन है क्या? मैडम आवाज नहीं आ रही है। म्यूकस में पेन है क्या उसके? हाँ मीको से बस, तो म्यूकस का पेन नहीं निकालोगे तब तक गैस गैस आई का पेन नहीं निकलेगा। सबसे पहले म्यूकस का पेन निकालना पेन है, पड़ता है। अगर लेफ्ट म्यूकस, फिंगर में पेट के बाद से मीको से पेन नहीं है, सिर्फ फोर्थ फिंगर में लेफ्ट साइड में पेन है। नहीं म्यूकस, मैं म्यूकस जीरो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ, म्यूकस के पेन की बात कर रही हूँ, मतलब कि जो हमारा पेन लेफ्ट। नहीं उनको। म्यूकस में पेन नहीं है? नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब मैं ये बता रही हूँ थंब रूल की, अगर किसी को सारी जगह पेन पॉइंट्स है और आपने, और उसके म्यूकस में भी पेन है, म्यूकस वाले पॉइंट पे भी पेन है, तो अगर आप म्यूकस वाले पेन पॉइंट को निकाले बिना अगर बाकी पेन पॉइंट्स निकालने की कोशिश करोगे, तो आप बाकी पेन पॉइंट्स निकाल ही नहीं पाओगे। गैस गैस आई का पेन तब तक नहीं निकलेगा जब तक म्यूकस का पेन नहीं निकालोगे। हाँ मीको से पेन नहीं उनको। नहीं है उसके? अच्छा, जी ठीक है, आप केस लिखिएगा, रिकॉर्डिंग मैडम। केस केस भेजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बीच में आपकी वॉइस कट जाती है। हाँ हाँ हमको परेशानी होती है, जी जी जी। हाँ, ग्रुप में केस बना के भेजिएगा। जी जी जरूर ठीक जरूर है, जरूर जरूर हाँ जरूर हाँ, जरूर। समय ये मिलेगा तो पेन, जब। एक मैडम पेन पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन मेरा भी आ गया है इसमें। किसी का पेट बहुत बड़ा होता है, फूला होता है, तो हम उसको पेन पॉइंट चेक नहीं कर सकते। तो जब हम जैसे 22 फिंगर देते हैं, तो 22 फिंगर में जिस जिस फिंगर में पेन है, तो उससे भी पता चलता है ना कि ये हाँ इसमें म्यूकस में पेन है। हाँ हाँ, बिल्कुल, फिंगर से भी वापस पता लगा सकते हैं कि उसको पेन कहाँ पे है। पेन पॉइंट्स अगर नहीं दिखता है तो फिंगर के पेन से ही पेन दिखता है। राइट। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। तो डीवीटी के ऊपर आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, और इसका डीवीटी से रिलेटेड कोई किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं था? इसका रिकॉर्डिंग दे दिए ना मैडम प्लीज। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं ग्रुप में, पीडीएफ भी जी भेजूंगी। ठीक है, जी जी जी। हाँ, ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम।
गुड नाइट। थैंक यू दूसरे का मैम, गुड क्वेश्चन नाइट मैम। रह गया है। हाँ जितेंद्र नारायण जी आप पूछिए, बताइए जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था अभी, जैसे मैं हाँ सुन हाँ रहा था ना, ये पेन पेन पॉइंट के ऊपर है अभी। देखिए, ये तकरीबन सभी में कॉमन चीजें मिलती हैं ऐसी पेशेंट के अंदर है, जैसे गैस होने में पेन है, गैस में पेन है, जी पैन जी। में पेन मिलता है। तो मैंने भी जैसे ट्राई किया इसमें, तो ज्यादातर केसेस में ना नाभि अपसेट मिलती है। हाँ तो कभी भी जैसे नोट किया मैंने कि नाभि के आसपास भी पेन मिलेगा अगर गैस ओनली गैस आई में पेन है। तो सबसे पहले ना नाभि सेट करें अगर हम पेशेंट की हाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल देने से पहले बिल्कुल 3 ONS देंगे, उसके बाद 6 WD दे दो जी। बिल्कुल। ये देने के बाद थोड़ा सा नाभि सेट हो जाती है, या पैरों के अंगूठे के दोनों को बराबर कर दीजिए, उससे भी पता लग जाता है कि नाभि अपसेट है पेशेंट। हाँ 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 ठीक है। और कुछ केसेस में पेन आने का रीजन ये रहता है क्योंकि उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वीक रहता है, पीएच ना प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, उनका खाना उनको पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में उनको ना इन्फेक्शन वाला जो ट्रीटमेंट दिया हमने, जैसे 20-13-6 की कुंडली तीन हाँ, तीन बार, यही मैं उससे बता भी रही थी पेन अभी। निकल हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देने के बाद फिर जब हम गैस ओनली गैस आई देते हैं अंगूठे पर, तब इजीली पेन निकल जाता है, मतलब 1-2 दिन के अंदर वो दोबारा पेन आएगा नहीं वहां पे। बिल्कुल यही बहुत अच्छी तरह, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र नारायण जी। मैं यही बोल रही थी कि जब तक म्यूकस का पेन नहीं निकलेगा तब तक आप गैस ओनली गैसाई का पेन नहीं निकाल सकते। और म्यूकस का पेन निकालने का यही तरीका है कि पहले आप उसको इन्फ्लेमेशन की मतलब सारी कुंडली जो दे 20-13-6 की कुंडली देनी पड़ेगी और आईटीएफ देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप गैस ओनली गैसाई का पेन निकाल पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, तो सबसे पहले पेशेंट को तो ना भी आप चेक करिए, चाहे चाहे नी का पेशेंट आया है, चाहे आपके पास पैरालिसिस का पेशेंट आया है, आपको ना भी तो चेक करनी है। आते ही प्रैक्टिस में लीजिए कि सबसे पहले ना भी चेक करनी है, क्योंकि अगर ना भी डिस्टर्ब है तो कोई भी पेन पॉइंट्स आप निकाल ही नहीं पाओगे। और इनफैक्ट रोज ही ना भी चेक करने की प्रैक्टिस लीजिए। जैसे हम आते ही सबसे पहले ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना भी चेक करते हैं और ना भी सेट करते हैं। और नाभि सेट करने के बहुत सारे तरीके अपने अपने हो सकते हैं, जैसे जितेंद्र नारायण जी ने बताया कि अभी वो ओएनएस देते हैं। कई लोग पैर को थंब मिला के अंगूठा से सेट करते हैं। तो जैसे भी आप नाभि सेट करते हैं, नाभि सेट कीजिए और फिर पेन पॉइंट निकालिए। और पेन पॉइंट्स में सबसे पहले म्यूकस का पेन निकालना होता है और फिर गैस गैस ओनली गैस। तो गैस आई और गैस ओनली के पेन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कई जिद्दी पेन पॉइंट्स जिद्दी होते हैं गैस ओनली गैस आई के, तो शॉर्ट यूडीएफ है, गैसोलिक एसाइड 10 मेडुला वाला है। और 10 10 मेडुला के साथ भी है। अलग अलग केसेस है, मतलब वो मेटाबॉलिज्म की तरीके से दे सकते हैं, जैसे गॉल लिवर के साथ सैड के साथ देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं गैस ओनली गैस आई का पेट निकालने के। पर साथ में अगर म्यूकस में म्यूकस का पेट निकालना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाह रहा था चीजें। हाँ बताइए जैसे बताइए। अभी कोई पेशेंट आ जाते हैं ना हमारे पास, तो हमारा क्या होता है ना, पेशेंट बताता है मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग सीधा टारगेट ट्रीटमेंट पे चला जाता है। हाँ तो टारगेट ट्रीटमेंट की बजाय अगर हम कुछ दिन स्टार्टिंग में ना उसको पेट को नरम करें, पेट का ये होता है ना हार्ड होता है, जैसे आते हैं हमारे पास पेशेंट है, अब उसको हार्ड को थोड़ा सा नरम करने के लिए सबसे इजी मैंने जो देखा है प्रैक्टिस में, कि भी अगर हम उसको पैरों से गैस ओनली गैस आई देके और उसके बाद ऊपर वाले जो पाइट है फास्ट में हम गैस ओनली गैस आई दे, उसको 6-6 सेट दे दो जी, उसके बाद ही पेट बिल्कुल नरम हो जाता है। जी और उसके बाद नॉर्मल है या नॉर्मल ट्रीटमेंट देके उससे क्या होना है कि उनका ना पेट क्लियर होना शुरू हो जाता है, पेट साफ होता रहेगा जितना, उतनी ही जल्दी पेन निकलते चले जाएंगे। हाँ ये मैंने प्रैक्टिस में देखा है चीज ये, जी बिल्कुल कि बिल्कुल। जितना हाँ पेट साफ होएगा ना क्लियर होएगा उतनी जल्दी पेन पॉइंट निकलेंगे जी हाँ पेशेंट के। सही क्योंकि बिल्कुल कई सही। बार गैस गैस ब्लोटिंग होती रहती है अंदर, वो घूमती रहती है गैस स्टमक के हाँ अंदर ही, हमें लगेगा कि भी यहाँ पे सप्लाई रुकी है वहां सप्लाई रुकी है, पर जैसे ही गैस भी हम कंट्रोल करते हैं उसका पेट साफ होना शुरू हो जाता है, उसके बाद पेन पेट भी उनके निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने गैस ओनली। और जिद्दी जिद्दी गेन पेन पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो गैस ओनली गैस आई और डब्ल्यू डी, लास्ट तक यही पेन रह जाते हैं। तो ये फास्ट में देके भी आप निकाल सकते हैं ये सारे पेन पॉइंट्स ना, जैसे अभी राणा जी ने बताया। थैंक यू सो मच राणा जी।
तो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा हो। जो नए बच्चे हैं, नए थेरेपिस्ट हैं, उनको फायदा हो। तो आई होप आज की क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल रही हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लास लीव कर। मैं एक चीज और पूछना था मैम आपसे। मैम मैम पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, पूरा हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग है, अभी लास्ट तक का रिकॉर्डिंग पूरा मैं ऐसे जी एज जी, इट इज ही भेजती हूँ। ठीक। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, पूछिए। मैम अच्छा, एक और चीज और मैडम एक पूछना और था। रिक्वेस्ट था हमारा। एक अभी ये पेशेंट, वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं, आप पूछ लीजिए पहले वीरेंद्र जी। हाँ, हाँ मैम, एक पेशेंट है, उनका नाभि से लेके और पेन पॉइंट तक जो है नाभि बोलती है, उनकी ये क्या कारण है मैम? नाभि ऊपर खिसकी हुई है या पतले दुबले तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, मीडियम। नाभि 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 की जगह नाभि है। नहीं, नाभि से लेफ्ट में भी बोलती है थोड़ा सा, और फिर जो है नाभि से ऊपर चेक करते जाओ तो पेन पॉइंट तक नाभि बोलती है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जहाँ नाभि है, जहाँ उसकी नाभि है वहां पर नाभि बोलती है कि नहीं? हाँ, वहां पर भी बोलती है मैम। वहां पे भी बोलती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाभि नाभि की जगह पे नहीं बोल रही है तो दिक्कत है कि खिसकी हुई है। क्योंकि मैंने बताया था कि नाभि के सारे सब नाभि कोई ऐसा नहीं है कि नाभि पे नाभि जो है वही बोलेगी और वो जो पूरा पूरा अपने जो नसों का जाल है वहां पे नाभि नाभि की जगह पर भी बोलनी चाहिए, बस ये है। तो सेट है। ऐसा नहीं है कि नाभि नाभि की जगह पर बोलेगी, ऊपर नीचे नहीं बोलेगी, वो ऊपर नीचे भी बोलती है। आप देखा होगा इनफैक्ट जो पतले पेशेंट है, जो पेशेंट बिल्कुल मतलब पतले दुबले हैं, जिनके अंदर मसल्स कम है, उनके पास तो आप देखोगे कि अगर नाभि पे भी बोल रही है और ऊपर नीचे, ऊपर भी देखोगे, दाएं बाएं सब जगह बोलती है, ऐसे ही होती है नाभि। लेकिन गड़बड़ तब मानेंगे उसको, नाभि को अपसेट तब मानेंगे कि जब नाभि नाभि वाली जगह पर ना बोले और ऊपर नीचे बोले, तब इसका मतलब वो अपसेट है। लेकिन अगर नहीं मैम नाभि इनकी जो है। हाँ जी। नहीं मैम, इनकी जो है थोड़ा सा लेफ्ट में भी बोलती है, और नाभि से लेकर के पेन पॉइंट तक भी बोलती है। पर नाभि वाली जगह पे बोलती है कि नहीं? हाँ, नहीं बोलती है मैम। बोलती है ना, तो वो सेट है। और वो जी आप जी। चेक भी कर सकते हो पैर के अंगूठे से और हाथ से भी कि अगर वो नाभि वाली जगह पर अगर बोलती है और पैर से और हाथ से भी सेट है तो वो सेट है। ठीक है। दिक्कत अच्छा, तब है। ऊपर तक बोल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई उसमें? दिक्कत नहीं है, हाँ, वो नॉर्मल है, सभी की बोलती है। अब वो जो जिसके फैट है उसके कम उसको दिखता महसूस नहीं होता, पर वो बोलती है। सब जगह बोलती है, आप महसूस करोगे तो ऊपर भी पल्स महसूस होती है। पर गड़बड़ तब है जी जब जी। पल्स जो है वो नाभि वाली जगह पे ना महसूस हो। अगर नाभि में महसूस नहीं हो रही है तो मतलब ऊपर बोल रही है तो वो ऊपर की तरफ खिसकी हाँ हुई हाँ, है। फिर वो चढ़ी है ऊपर। जी जी मैम। वो चेक थैंक यू कीजिएगा। मैम। हाँ हाँ। जी थैंक यू। हाँ जी, आप बोलिए, आप पूछ रहे थे अजीत जी। जी, मैं इस बीच में नाभि पे एक सज्जन का हेलो। मैं चेक कर रहा था, तो उनको बार बार ओएनएस भी दिया और सियाटिका भी सेटिंग भी दिया। उनके नाभि में दर्द कम होता है मगर फिनिश नहीं होता है। पूरा केस भी बताइएगा, खाली इसी चीज से नहीं सेट कर सकते ना उसको। एसिड होगा, एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो गई, मसल्स लूज हो गई, वो वापस खिसक जाती होगी। तो वो नाभि, वो सारा केस बताइएगा, ऐसे ऐसे बताना सब नहीं है। आप केस का पूरा डिटेल करके वो आप ग्रुप में भेजिएगा। हाँ जी, भेज सोल्यूशन देंगे, दे। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए, क्लास खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। थैंक ठीक यू, है। वेलकम, गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक नमस्कार यू मैम, मैम। प्रकाश जी। नमस्कार। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलेंगे क्या? टाइम तो काफी हो गया है। गुड नाइट बोलेंगे, तो हाँ। हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट बोलेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि मेरा एक छोटा सा, एक जैसे अभी नाभि पे क्वेश्चन चल रहे थे ना, हाँ तो जी। मैंने एक थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही हम लोग ये डब्ल्यू डी का है, अगर सिंगल पॉइंट डब्ल्यू डी इंटू 6 भी देंगे ना, उससे भी नाभि सेट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अभी जितेंद्र जी ने भी बताया था ये सेम चीज। हाँ, हाँ हाँ हाँ। डब्ल्यू डी। हाँ हाँ, बिल्कुल।
हाँ, डब्ल्यूडी का बहुत बड़ा रोल है, इससे भी नाभि सेट हो जाती है। पर बिल्कुल कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे भी मेरे पास एक इन दीज डेज अभी पेशेंट एक चल रहा है मेरा, तो बहुत ही दुबला पतला है, जैसे लाइक अपना क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल, ठीक है, जी बिल्कुल सुकड़ा पतला, बिल्कुल दुबला पतला सा है वो। तो वो पेशेंट है, उसकी जो लीवर है और पित्ता है, उसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे उसको पेन होता है। जैसे ही मान लो मैंने उसे एसिड दिया, या एसिड का ट्रीटमेंट दिया, या गैस का ट्रीटमेंट दिया, या पित्ते का उसे ट्रीटमेंट लगाया, क्योंकि मैंने पित्ते का भी उसे ट्रीटमेंट लगा चुका हूँ, गैस का भी लगा चुका हूँ, गैस ओनली का, गैस आई का, और जो उसका जो क्या कहते हैं म्यूकस में भी उसको पेन मिलता है, उसके लीवर में भी पेन मिलता है, उसको सारी जगह उसको पेन मिलता है। और उससे बढ़िया जो ये कच्चा खाना है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई खा सकता है उससे बढ़िया कच्चा खाना, क्योंकि वो कच्चे खाने पे ही डिपेंड है। क्योंकि जैसे ही वीट वगैरह पे इस पे आता है, तो उसके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसका नाभि तो उसका बैलेंस हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बट जैसे ही दोबारा वो कभी किसी दिन उसने कुछ खा लिया, कुछ ऐसा कुछ कर लिया, मान लो लाइक अपना घर में एक रोटी ही खा ली उसे, रात को रोटी उसे पचती नहीं है, जैसे ही उसने रोटी खा ली रात को, तो उसके अगले दिन उसकी नाभि डिसबैलेंस हो जाती है। तो उस केस में क्या किया जाए, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला नंबर 4 भी देके देख लिया था, और एक्स हेपरन जो वो भी देके देख लिया था, और और क्या कहते हैं एसिड वाले पॉइंट में अब उसको पेन बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग एसिड दबाते हैं ना थाई के साइड में, तो वो एसिड वाले पॉइंट में भी पेन उसको नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों के फिंगर्स में हमें पॉइंट ट्रेस नहीं होते। वे म्यूकस जीरो में हम देखते हैं कि पेन हो कहीं हो, वहां ट्रेस नहीं होते, तो उसका थाई पे पॉइंट पे पेन शुरू होता था, तो वो पेन मैंने उसको क्लोज कर दिया है। बट फिर भी उसका एसिड उसका कम नहीं होता। अभी मेरे ये भाई साहब हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये शायद इस ग्रुप में भी हैं वो, उदय जी, जींद से हैं वो। तो उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने जैसे बताया, मेरे को सजेस्ट किया कि आप 20 का KU ना उन्हें ना दें, तो ये फला फला चीजें उनको ना दें, तो उससे भी मैटर सॉल्व तो हुआ है, बट क्लोज नहीं हुआ मैटर अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। वो हर रोज मेरे पास लेके आता है कि मेरे को पेन है, और रोज मैं उसका पेन रिलीज कर देता हूँ, बस इतना ही है। उस केस में उसका क्या किया जाए मैडम? कहाँ पेट बचाया उसका भी? अभी उसका पेन वही पित्ता, हाँ, उसका जो रिपोर्ट है ना, वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, वो सब कुछ क्लीन है, सब कुछ भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। हाँ, उसकी पेन है जो वो लीवर और पित्ते के बिल्कुल सेंटर में, वहां पर उसको पेन इकट्ठी हो जाती है। और जैसे गॉल ही मान लिवर, लो मैं उसको, हाँ 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 मतलब हाँ, गॉल लिवर जैसे, के। हाँ। हाँ जी, जैसे ही मैं उसको वाटर गॉल उसको ट्रीटमेंट देता हूँ, वो उसको ट्रीटमेंट देता हूँ, उससे उसका वो पेन रिलीज हो जाता है। फिर उसका वो पेन शिफ्ट आ जाता है कि गैस ओनली और गैस आई पे, गैस आई तो पे आता है, सॉरी, गॉल गैस लिवर, ओनली पे आता है। गॉल लिवर और गैस ओनली गैस आई में बचा है ना पेन? हाँ, वो गैस ओनली पे आके उसको शिफ्ट हो जाता है। फिर मैं तो उसको गैस ओनली का ट्रीटमेंट लगाता हूँ, तो फिर उसका शिफ्ट हो जाता है वही पेन, पित्ता और गोल के बीच में जाके अच्छा, खड़ा हो तो जाता है वो पेन। आप उसको दीजिए गॉल लिवर के साथ गैस आई गैस दे रहे, तो मतलब आप पहले दीजिए 60 TF गॉल लिवर गैस गैस आई, है हम्म, ना? पहले 60 TF गैस। ये दिया मैडम, ये दिया, बहुत दिया। अच्छा, सुन तो सही, सुनिए पहले। हाँ जी हाँ जी सिक्सटी हाँ टी जी एफ हाँ जी, गॉल सॉरी सॉरी। 60 TF गॉल लिवर गैस गैस आई के साथ फिर 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर 1 पॉइंट गैस ओनली 1 पॉइंट गैस आई इंटू 6 दिया है। 1 मिनट नोट कर लो। 1 पॉइंट गोल, 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट गैस और ओनली 1 पॉइंट गैस आई ठीक है, ये इंटू बाद में 6। देना है, मतलब गैस गोल लिवर के बाद में देना है क्या? मतलब पहले 1 पॉइंट आपको देना है गॉल, फिर 1 पॉइंट देना हम्म, है लिवर फर्स्ट पॉइंट पे। लिवर, हाँ जी पहले हाँ ही जी। पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे गैस ओनली 1 पॉइंट हम्म, गैस ओनली, और फर्स्ट पॉइंट पे गैस आई, मतलब पहले पॉइंट कर करके देना है। मतलब गैस ठीक है ओनली और गैस आई हमें गॉल लिवर के साथ दे रहे हैं, तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे गॉल, फर्स्ट पॉइंट पे लिवर, फर्स्ट पॉइंट पे गैस ओनली, फर्स्ट पॉइंट पे गैस आई, 1 मिनट का गैप, ठीक है। फिर वापस बीच वाले हम्म, पे गॉल लिवर गैस ओनली गैस आई। तो ये ट्रीटमेंट बनेगा 1 पॉइंट गैस गॉल 1 पॉइंट गैस लिवर 1 पॉइंट गैस ओनली 1 पॉइंट गैस आई इंटू 6। इंटू 6, ओके, ठीक है। ये ट्रीटमेंट दीजिए आप, फिर बताइए कि गैस ओनली गैस आई गॉल लिवर का दर्द और निकला कि नहीं। वो निकला कि नहीं निकला, है ना? हाँ। तो चलो मैं वो उसके बारे में बताता हूँ मैं।
बाकी ठीक है, थैंक यू मैडम, इसके लिए फीडबैक देखते हैं। जरूर दीजिएगा, इसमें ग्रुप में ही दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ मैम हाँ अभी हाँ, बिल्कुल मैम अभी बिल्कुल। एक उन्होंने कहा कि नाभि के पेन के लिए 1 WD देना है। 1 WD into हाउ मच? 6 into 6 अच्छा, मतलब पॉइंट WD देंगे ना? हाँ 1 हाँ WD। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए हाँ, एक और बहुत बड़ी तजुर्बे वाली बात है कि हाँ इसमें अगर अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि पेशेंट के पास और आपके पास टाइम होना भी जरूरी है ना। कोई जी पेशेंट जी आप जी ट्रीटमेंट दो तो उसमें आपको क्लोज भी करना होता है फिर। तो जी उसमें आपको, अगर आपको सिंगल सिंगल पॉइंट लेके उसमें चले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आधा मिनट गैप करके। नहीं नहीं नहीं, सिंगल सिंगल पॉइंट, मान लो मतलब आप जैसे पॉइंट करके दे रहे हैं, डब्ल्यू डी पहले हमने डब्ल्यू डी का पॉइंट। पहले, हाँ डब्ल्यू डी का पहले ऊपर का पॉइंट लेके चले, फिर हाँ सेंटर का पॉइंट लेके चले, तो वो ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस देखा गया उसमें, उसमें ज्यादा अच्छा दोनों रिजल्ट। दोनों बट उसमें टाइम पॉइंट के बीच आपका में ज्यादा लगेगा। आधे मिनट गैप रहेगा ना? हाँ हाँ, बस वो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। गैप हाँ, 1 मिनट कोई गैप, बात। 1 मिनट गैप के साथ दीजिएगा सारे अच्छा, पॉइंट। 1 मिनट हाँ गैप। जी, हाँ बिल्कुल गैप आपको देना ही जी देना है। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू ठीक है, गुरप्रीत जी। हाँ, शेयर थैंक किया यू जी, थैंक यू। एक्सपीरियंस मैडम, शेयर किया। ओके। यह क्या संभव है कि हम सब एक दूसरे को नंबर और नाम से भी ये कर लें क्या? देखिए, ग्रुप में है, मेरा जो ग्रुप है उसमें सभी लोग हैं और उसी ग्रुप में हम ट्रीटमेंट शेयर करते हैं। तो जो हमारा जो न्यूरोथेरेपी बाय डॉक्टर मृदुला त्रिवेदी वाला ग्रुप है, उसी में हम सारे ट्रीटमेंट शेयर करते हैं, उसी में सारे फीडबैक शेयर करते हैं, उसमें ही सारी क्वेरीज पूछते हैं। तो आप मुझे पर्सनली भेजने की बजाय कोई भी क्वेरी या कोई हाँ, जी भी जी जी सजेशन जी 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 उस जी ग्रुप जी। में भेजिए, और ग्रुप में ही कोई ट्रीटमेंट शेयर करेगा, ग्रुप में फीडबैक शेयर करेंगे, तो सब लोग, तो क्या है कि एक ही सबको, ट्रीटमेंट से हाँ सबको फायदा होगा। ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा कि सबका नाम और नंबर मिल जाता तो हम लोग एक दूसरे से कभी बात भी कर लेते हैं। तो तो आप सब लोग अपने अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ग्रुप में, ताकि सब लोगों को आप नाम सेव कर लें आप। ठीक है। हाँ, जैसे बड़ा अच्छा लगा कि नाभि में पेन हो तो WD देना, तो वैसे इसीलिए बोले कि कभी कभी हम। तो आप हमेशा क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ये हमारा सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा है, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं ना करते हैं। मालूम था मैम, नहीं हाँ मालूम था, बहुत देर से मालूम हुआ कि आपसे हाँ, बात हुई, उसके बहुत नहीं मालूम था मैंने। कोई बात नहीं, अब जब अभी जुड़े हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, सारे लोग शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, तभी सबको लोगों को पता चलेगा कि इसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है। तो इस आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। जी जी, आप क्लासेस में भी जुड़े हुए हो तो आपको सारी चीजें इसमें ग्रुप में पता चल जाएगी। ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू ओके, मैडम। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि मैडम। शुभ रात्रि।